हाँ हाँ हाँ, बस रे, बस ज्यादा नहीं। चलो भाई, है ना, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात कर ली थी, फॉर्मल चार्ज के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। एक एग्जांपल हो गया था HNO3 का। दूसरा एग्जांपल जो हम लोगों को लेना है वो किसका एग्जांपल है बेटा? ओजोन का। ध्यान से देखिए, ओजोन के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। ओजोन में सबसे पहले ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के पास टोटल वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 6। 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहां लिया, एक ऑक्सीजन यहां लिया। इस ऑक्सीजन के पास भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 6 है ना। मैं यहाँ पर क्रॉस और डॉट से बना देता हूं ताकि आपको अलग अलग ऑक्सीजन के अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स दिख जाए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो तीनों ऑक्सीजन जो है, तीनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, और हर ऑक्सीजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंसी के हिसाब से याद करिएगा, 2 अनपेयर्ड है, 2 अनपेयर्ड है, 2 अनपेयर्ड है ना। और हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए। तो पहली बात तो ये अपने दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग इन दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कर लेता है। इस तरह से दोनों के अनपेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। और क्या इसका और इसका दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया या नहीं हो गया बेटा? हो गया, ऑक्टेट पूरा है। अब अगर किसी का ऑक्टेट पूरा है और उसके पास लोन पेयर है तो वो डोनर की तरह काम कर सकता है और सामने वाला एक्सेप्टर की तरह काम कर सकता है। और कल भी बताया तो ऑक्सीजन जीवन काल में एक बार लोन पेयर ले सकता है। तो ये सपोज अपना लोन पेयर दे रहा है और ये लोन पेयर ले रहा है, तो यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन में डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन किसके बेटा? ऊपर वाले ऑक्सीजन के हैं। तीनों ऑक्सीजन है, इसीलिए इनको नाम दे देते हैं A, B और C। रिजल्ट क्या निकलेगा वो पहले ही बात कर लेते हैं। आपको बोला था कल भी कि जहां पर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, डोनर पे क्या आ जाएगा बेटा? प्लस, एक्सेप्टर पे क्या आ जाएगा? माइनस। ये फाइनल रिजल्ट निकल के आने वाला है, पर इसको हम लोग कैलकुलेट भी कर लेते हैं। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन A, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन B एंड फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन C। कल फॉर्मूला बताया था आपको फॉर्मल चार्ज का, वो था पहला तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। A के पास कितने नॉन बॉन्डिंग है बेटा? 4, B के पास है 2 और C के पास है 6। तो 4 2 6 माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स। इसने कितने बॉन्ड बनाए बेटा? 2। इसने कितने बॉन्ड बनाए बेटा? 3। और इसने कितना बॉन्ड बनाया? 1। तो 2 3 और 1 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, यहां 0, यहां पर +1, यहां पर -1। आप देख सकते हैं फॉर्मल चार्ज उन दो ऑक्सीजन पर आ रहा है जिनके बीच में क्या बना था बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और जो डोनर एटम है उसके ऊपर क्या आ रहा है बेटा? प्लस। और जो एक्सेप्टर एटम है उसके ऊपर क्या आ रहा है बेटा? -1। तो ये फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट है, कभी भी आ जाए तो मैंने वही एग्जांपल्स आपको कराए जो एनसीईआरटी में गिवन है, ताकि क्वेश्चन कभी आए भी तो आप डायरेक्टली इसको एक बार देख भी लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा ऑक्सी एनायंस के ऊपर क्वेश्चन पूछता है बेटा, ठीक है, और फॉर्मल चार्ज का ही क्वेश्चन पूछता है ऑक्सी एनायंस पे। बहुत ध्यान सुनेंगे, ध्यान समझेंगे। ऑक्सी एनायंस में सबसे पहला जो ऑक्सी एनायन हम लोग ले रहे हैं वो कौन सा बेटा? फॉस्फेट। इधर देखें ध्यान से 2 मिनट के सब लोग। फॉस्फेट का स्ट्रक्चर हम लोग कई बार बना चुके हैं, जब हमने बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ सब पढ़ा था तो इसको हम लोग कई बार बना चुके हैं। इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन तो आता है बेटा बॉन्ड ऑर्डर का। ऑक्सी एनायन में बॉन्ड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला बताया था 1 + π/σ। तो 1 + 1/4 आप कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 1.25। मतलब हर जगह कहीं पर ना तो डबल बॉन्ड है ना कहीं पर सिंगल बॉन्ड है, हर जगह पार्शियल डबल बॉन्ड है। अब सुने, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन, और अगला क्वेश्चन बनता है एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन। बहुत ध्यान सुनना, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन का जब क्वेश्चन बना तो बेटा फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन, आप देखो एक बार बताओ, ऑक्सी एनायन है अगर, तो हाइब्रिडेशन के टाइम पे आपको बताया था अगर चार्ज वाले आयंस होते हैं तो चार्ज बाकी सब केस में सेंट्रल एटम पे लेना होता है, और ऑक्सी एनायन पे चार्ज ऑक्सीजन पे लेना होता है। और ऑक्सीजन पे कितना चार्ज लेना होता है? -1 या -2? -1, क्योंकि -2 वाला ऑक्सीजन तो बॉन्ड ही नहीं बनाएगा। तो आप देखो जितने भी ऑक्सी एनायन होंगे उस पे ऑक्सीजन पे जब भी चार्ज दिखेगा -1 ही दिखेगा, -1 ही दिखेगा, -1 ही दिखेगा। तो एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन जब भी पूछे ऑक्सी एनायन के लिए, डायरेक्ट आंसर क्या लिखोगे बेटा? -1 ही आएगा। और फिर आपसे पूछा जाए एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन, तो बेटा टोटल चार्ज, एक बार बताओ, ऑक्सी एनायन पे जितना भी नेगेटिव, ऑक्सी एनायन है तो नेगेटिव चार्ज ही होगा, है ना, एनायन है क्योंकि, तो बेटा नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा? ऑक्सीजन पे ही तो आएगा। तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है बेटा? -3 अपॉन टोटल ऑक्सीजन एटम कितने बेटा? 4। तो यहां पर एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन कितना आ जाएगा? -0.75। फिर से सुन लेना, एक और एग्जांपल बता दे रहा हूं। सपोज आपको दिया गया सल्फेट, सल्फेट का स्ट्रक्चर याद करिएगा, कई बार हम लोग बना चुके हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा।
यहां पर आप देखिए सबसे पहले आपसे पूछेगा बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1 + π/σ। 1 + π/σ मतलब 1 + 2/4, इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 1.5। अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन। एक बार बताइए ऑक्सी एनाइन है या नहीं बेटा, है, तो ऑक्सी एनाइन पे ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा, -1। और जब आपसे पूछेगी एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन, तो आपको क्या करना है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल ऑक्सीजन कितना आ जाएगा बेटा, -0.5। नोट कर लीजिए इसको फटाफट। फॉर्मल चार्ज क्यों कह रहे, कल कहां था तू, कल कहां था, है ऑनलाइन तो बस खत्म, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में ऑनलाइन पढ़ाना नहीं लिखा है, ठीक है, हाँ खत्म। बता दिया बस खत्म। चलो बेटा, केमिकल बॉन्डिंग में जो लास्ट टॉपिक बच रहा है दैट इज थर्मल स्टेबिलिटी, उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं एस ब्लॉक की तरफ। सबसे पहले थर्मल स्टेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान सुनना, थर्मल मतलब क्या हो गया बेटा, हीट और स्टेबिलिटी। हमने हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था बेसिकली पूरा टॉपिक, तो हमने वहां पर पढ़ा था कि कोई सा कंपाउंड तो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता था, कोई कंपाउंड बाद में डिकम्पोज होता था, तो वहां पर हमें समझ में आता है कि जो ज्यादा टेम्परेचर पर डिकम्पोज हो रहा है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा, और जो कम टेम्परेचर पर डिकम्पोज होता है उसकी स्टेबिलिटी कम। देखें ध्यान से, ये जो पूरा टॉपिक आपको बताया जा रहा है इसका कॉन्सेप्ट अलग है और इसका जुगाड़ अलग है। हम लोग यहाँ पर जुगाड़ से सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट में अगर हम लोग जाएंगे तो हमें 5-6 अलग अलग फैक्टर्स याद करने पड़ेंगे। तो 5-6 फैक्टर्स याद करने से अच्छा है हम यहाँ पर एक सिंगल फैक्टर से सॉल्व करेंगे, तो इसीलिए हम इसको जुगाड़ से सॉल्व कर रहे हैं। अब जुगाड़ क्या है पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी एक टॉपिक पढ़ा था, और सॉल्युबिलिटी में हमने लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी से सॉल्व किया था। और लैटिस और हाइड्रेशन एनर्जी से जब हमने सॉल्व किया था तो वहां पर मैंने आपको बोला था कि कॉमन आयन छोटा, कॉमन आयन बड़ा, और वो छोटा और बड़ा किससे डिसाइड करा था, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, है ना, कि अगर 10 इलेक्ट्रॉन तक है तो छोटा, और 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो बड़ा। ये कॉन्सेप्ट था, और ये कॉन्सेप्ट हमने कहां लगाया था, सॉल्युबिलिटी में। यहां हम छोटा और बड़ा डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन हम जुगाड़ से डिसाइड कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, जुगाड़ है। फिर से बोल रहा हूं, आप देखिए जब भी सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन आएगा छोटा और बड़ा आप डिसाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी से, लेकिन जब थर्मल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा छोटा और बड़ा आप इलेक्ट्रॉन से डिसाइड नहीं करेंगे, आप किससे डिसाइड करेंगे, मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक। अगर कॉमन आयन जो है वो मोनो एटॉमिक है, जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, हाइड्रोजन जब भी आयन बनाता तो या तो H+ बनाता है या H- बनाता है, ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड, तो ये सारे जो आयन है मोनो एटॉमिक आयन जो होते हैं इनको हम लोग क्या मानेंगे बेटा, छोटा। भले इलेक्ट्रॉन कितने भी हो, 100 हो, 200 हो, 400 हो, अगर मोनो एटॉमिक है तो क्या माना जाएगा, छोटा। और अगर पॉली एटॉमिक आयन है तो क्या मानेंगे, बड़ा। जैसे आप इसको देखिए, OH-, सॉल्युबिलिटी में OH- 10 इलेक्ट्रॉन वाले को छोटा मानते हैं, लेकिन यहां पर ये पॉली एटॉमिक है बेटा, और पॉली एटॉमिक को थर्मल स्टेबिलिटी में हम लोग क्या मानेंगे, बड़ा। अब आप देखिए, एक स्टेटमेंट आपने सुना होगा, छोटा छोटे के साथ स्टेबल होता है और बड़ा बड़े के साथ स्टेबल होता है। वही हम लोग यहाँ पर नोट में लिखने वाले हैं, लिखिएगा,
छोटा छोटे के साथ स्टेबल होगा और बड़ा बड़े के साथ स्टेबल होगा। छोटा छोटे के साथ स्टेबल होगा और बड़ा बड़े के साथ स्टेबल होगा। अब कौन बंदूक चला रहा भाई? पबजी दो अलग ही लेवल पे चल रहा है। हाँ। चलो इधर ध्यान दो। यहां पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस के ऊपर। ध्यान सुनिएगा, आपको इन सब में थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनाना है ना। सबसे पहली बात ध्यान सुनिए, नाम से सॉल्व करना है। ये फिर से बोल रहा हूं, कंपाउंड का नाम बताइए क्या है? लिथियम नाइट्रेट। इसका नाम, इसका नाम सब में कॉमन एक वर्ड सुनाई दे रहा है आपको, नाइट्रेट नाइट्रेट नाइट्रेट। ठीक है, अब यहां पर ध्यान सुनना, यहां पर हो सकता है नाइट्रेट 2 दिया हो, 10 दिया हो, 20 दिया हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं। मैं शुरू से बोलते आ रहा हूं, आपको नाइट्रेट से मतलब। और क्या नाइट्रेट का फॉर्मूला NO3 पे -1 होता है या नहीं होता बेटा? होता है। यहां पर बताइए कॉमन आयन, इस कंपाउंड का नाम बताओ पहले। बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट। कॉमन आयन कौन आ रहा है बेटा? कार्बोनेट। कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CO3 2-। यहां ये इस कंपाउंड को बोलिए क्या है ये? क्या है? अमोनिया। अब इसमें वो कार्बोनेट हाइड्राइड वाइड्राइड वैसे नहीं चलेगा। NH3 अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया। एक बात बताइए, इसमें ये कोवेलेंट कंपाउंड है बेसिकली, तो इसमें भी आपको चार्ज के बेसिस पे सॉल्व करना है। एन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, EN। और हाइड्रोजन पे क्या आएगा? पॉजिटिव। हाइड्रोजन पे क्या आएगा? पॉजिटिव। हाइड्रोजन पे क्या आएगा? पॉजिटिव। हाइड्रोजन पे जब प्लस आता है तो आप उसको H+ की तरह ट्रीट करोगे। तो यहां पर ऐसा मत सोचना कि ये पॉलीएटॉमिक है। हाइड्रोजन 3 है अलग अलग, H+, H+, H+। यहां पर कितने H+ है बेटा? 2। यहां पर कितना H+ है बेटा? 1। तो हाइड्रोजन जब भी पॉजिटिव फॉर्म में आता है तो किस फॉर्म में आता है बेटा? H+ के फॉर्म में आता है। यहां पर देखिए इस कंपाउंड का नाम बोलिए, सोडियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, एल्यूमिनियम फ्लोराइड। 3 से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे फ्लोराइड से मतलब है। और फ्लोराइड आयन क्या होता है बेटा? F पे -1। इधर देखिए, अब एक चीज और फोकस करिएगा, हाइड्रोजन जब भी कॉमन दिखे, इधर देखिए, हाइड्रोजन जब भी कॉमन दिखे मोनो एटॉमिक ही होगा, कंफर्म है, क्योंकि हाइड्रोजन या तो +1 के फॉर्म में होगा या -1। लेकिन जब ऑक्सीजन दिख जाए ना तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा बेटा, क्योंकि ऑक्सीजन के 3 टाइप के ऑक्साइड्स बनते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। अगर नॉर्मल ऑक्साइड है तो मोनो एटॉमिक होगा, लेकिन पर या सुपर ऑक्साइड है तो पॉली एटॉमिक होगा। अब आपको देख के जज करना आना चाहिए कि नॉर्मल ऑक्साइड है कि पर ऑक्साइड है कि सुपर ऑक्साइड। क्या ये नॉर्मल ऑक्साइड है या नहीं है बेटा? है। अगर नॉर्मल ऑक्साइड है तो नॉर्मल ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? O पे 2-। और ये वाला क्या है बेटा? पर ऑक्साइड है ये। और पर ऑक्साइड या सुपर, पर और सुपर में भी कंफ्यूज हो जाए तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पॉली ये भी है पॉली वो भी है, लेकिन इसका इसके साथ कंफ्यूजन होना भारी पड़ सकता है। ठीक है, तो यहां पर आपको ये समझ में आना चाहिए, यहां पर कॉमन आयन कौन है बेटा? पर ऑक्साइड है, O2-2। अब एक बात देखिएगा, छोटा बड़ा डिसाइड करना है। छोटा और बड़ा डिसाइड थर्मल स्टेबिलिटी में किससे करना है बेटा? एटॉमिसिटी से। मोनो है या पॉली है? इधर बताइए, ये मोनो एटॉमिक है या पॉली एटॉमिक है? पॉली। पॉली मतलब छोटा या बड़ा? बड़ा। यहां पर बताइए कॉमन आयन मोनो है या पॉली है बेटा? पॉली है। पॉली मतलब बड़ा। कॉमन आयन क्या है बेटा? मोनो। मोनो मतलब छोटा। यहां पर कॉमन आयन क्या है बेटा? मोनो। मोनो मतलब क्या होगा? छोटा। यहां पर कॉमन आयन क्या है बेटा? मोनो। मोनो मतलब क्या होगा बेटा? छोटा। और कॉमन आयन क्या है बेटा? पॉली। पॉली मतलब क्या होगा? बड़ा। अब आपको सीधा सा जो जुगाड़ बताया, छोटा छोटे के साथ स्टेबल और बड़ा बड़े के साथ स्टेबल। अब देखिए कॉमन आयन बड़ा है, बड़ा बड़े के साथ स्टेबल होगा। लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, क्या उधर जाने पर साइज बढ़ता जा रहा है बेटा? यस। बड़ा बड़े के साथ स्टेबल होगा, मतलब इधर जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी।
मतलब यहां पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है। फिर से कॉमन आयन बड़ा है और बड़ा बड़े के साथ स्टेबल होगा। बेरियम सबसे बड़ा है, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। यहां पर कॉमन आयन कौन है बेटा? छोटा। इधर ध्यान दीजिए 2 मिनट ले। कॉमन आयन कौन है बेटा? छोटा। छोटा छोटे के साथ स्टेबल होगा। बट आपको छोटा किस किस में कंपेयर करना है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। क्या ये लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड के केस है? और लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड साइज छोटा होता है, ये छोटा है। छोटा छोटे के साथ स्टेबल होगा, मतलब यहां स्टेबिलिटी बढ़ रही है। यहां पर भी छोटा छोटे के साथ स्टेबल होगा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम में छोटा कौन होता है? एल्यूमिनियम। और यहां पर छोटा उल्टा ऑर्डर है ना, छोटा छोटे के साथ स्टेबल होगा। लिथियम सबसे छोटा है और यहां पर कॉमन आयन बड़ा है तो बड़ा बड़े के साथ स्टेबल होगा। ये ऑर्डर बन के आ जाता है। चलो बेटा, अब यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ब्लॉक्स के बारे में। और ब्लॉक्स में सबसे पहला जो ब्लॉक हमें पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है बेटा? एस ब्लॉक। सुने, पहले जनरल बातें समझ ले। मैंने आपको पहले भी बोला था जो भी चीजें हम क्लास में पढ़ेंगे वो सारी चीजें रिएक्शन विएक्शन सब क्लास में याद हो जाएगा। याद कराने में कोई दिक्कत नहीं, आपको उसको लंबे टाइम तक याद रखना है, वो दिक्कत है। तो आपको अभी जो भी आज हम लोग पढ़ेंगे मेनली फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी क्लास में याद हो जाएगी, अगर थोड़ा बहुत भेजा है तो याद हो जाएगी, नहीं है तो फिर उसमें तो ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं कर सकते, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। पर इसको लंबे टाइम तक आपको रिवाइज करते रहना। और आप जब लास्ट में, आज पूरा लेक्चर हमारा खत्म हो जाएगा तो मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगे आपको रिवाइज करने में, ठीक है। अब ये 5 मिनट अगर आप घर पे जाके 8-10 दिन तक रेगुलरली दे पाए, 5 मिनट अगर आप 8-10 दिन तक रेगुलर दे पाए तो आपको चैप्टर याद हो जाएगा। और अगर आपके पास 5 मिनट नहीं है तो फिर 1 साल देना पड़ेगा आपको, ठीक है। मर्जी आपकी है, साल आपके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देना तो पड़ेगा। अगर सिलेक्शन चाहिए तो वो 5 मिनट कभी ना कभी देना है। इस साल दे दो, अगले साल दे दो, उसके अगले साल दे दो। अब देखिए, हाँ इसी साल दे दो बेटा, जरूरी है। एस ब्लॉक, सुने मेरी बात ध्यान से। यहां पर एस ब्लॉक जब हम पढ़ेंगे तो 3 पार्ट्स में एस ब्लॉक डिवाइडेड है। पहला एस ब्लॉक में फिजिकल प्रॉपर्टीज आता है, दूसरा एस ब्लॉक में केमिकल प्रॉपर्टीज आएगा, और तीसरा पार्ट जो रहेगा वो सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, उनकी प्रिपरेशन और उनकी प्रॉपर्टीज। यहां पर ज्यादातर चीजें आपका रिवीजन चल रहा होगा, जो आपने पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है उसकी बहुत सारी चीजें यहां पर रिवाइज हो रही होंगी। इसीलिए ध्यान से अगर सुनेंगे तो आपके जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी यहां पर रिकॉल होते जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं बेटा एस ब्लॉक की डेफिनेशन की। पीरियोडिक टेबल जब चैप्टर हमने पढ़ा था तो वहां पर आपको बताया गया था कि कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक का होता है और उसको डिसाइड कैसे करते हैं। तो बेटा अगर किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जाता है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? एस ब्लॉक। पी में जाता है तो पी ब्लॉक, डी में जाता है तो डी ब्लॉक, और एफ में जाता है तो एफ ब्लॉक। डेफिनेशन बोल रहा हूं, लिखिएगा एस ब्लॉक की। those elements those elements in which those elements in which last electron those elements in which last electron enters in s subshell those elements in which last electron enters in s subshell, ठीक है। तो वो एलिमेंट जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जाता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? एस ब्लॉक एलिमेंट। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखा है, पीरियोडिक टेबल में पढ़ा हुआ है कि एस ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS122 NS122। इसके बाद याद करिए, पीरियोडिक टेबल का आउटर डायग्राम आपको बहुत बार पीरियोडिक टेबल में बताया जा चुका है। एस ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होते हैं बेटा? 2, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 का कॉमन नेम क्या होता है या क्या बोलते हैं उसको? अल्कली मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल एक्सेप्ट, स्टेटमेंट लिखिएगा पहला, ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर कॉल्ड alkali metals. Group 1 elements are called alkali metals, ब्रैकेट में, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। और अगला स्टेटमेंट, ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर कॉल्ड
Group 2 elements are called alkaline earth metals. Alkaline earth metals except beryllium. Except beryllium. ठीक है, तो आपको यहां पर कंडीशंस क्लियर होनी चाहिए कि कौन सा एलिमेंट क्या कहला रहा है. ठीक, सेकंड पॉइंट जो आता है उसके ऊपर बात कर रहे हैं. सबसे पहली बात, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. मैंने बोला 3 पार्ट्स में आपको पढ़ना होता है. सबसे पहले आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो हेडिंग डालने फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसमें 2 कॉलम बना लीजिएगा, ग्रुप 1 ग्रुप 2. ग्रुप 1 ग्रुप 2. ठीक है, अब मैं पढ़ाते वक्त ग्रुप 1 के बदले अल्कली मेटल बोल दूं तो भी आप कॉमन समझ लीजिएगा, और ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल बोल दूं तो भी आप कॉमन समझ लीजिएगा. कोई दिक्कत नहीं है ना. वैसे एक्सेप्शन होते हैं उसमें, बट ठीक है, अभी हम पढ़ते वक्त जनरलाइज कर दे रहे हैं उसको. सबसे पहला जो प्रॉपर्टी हमें पढ़ना है बेटा, वो इनकी जनरल प्रॉपर्टी पढ़नी है. क्या पढ़नी है बेटा? जनरल प्रॉपर्टी. ध्यान सुनिएगा, जनरल प्रॉपर्टी में क्या क्या आ रहा है. सबसे पहले ग्रुप 1 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. क्या ग्रुप 1 का जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS1 पढ़ा हुआ है ऑलरेडी हम लोगों ने? यस. ग्रुप 2 का जनरल कॉन्फ़िगरेशन बताइए क्या होता है बेटा? NS2. अच्छा, ग्रुप 1 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, रेडॉक्स पढ़ चुके हैं, +1. और ग्रुप 2 का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है बेटा? +2. नोट करिए पहले से, आगे बढ़ते हैं. चलिए, अगला जो पॉइंट आ रहा है बेटा उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट आपके सामने लिखी हुई है. इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट मैग्नेटिक नेचर. सुनना मेरी बात ध्यान से. मैग्नेटिक नेचर में कौन पैरा मैग्नेटिक है, कौन डाया मैग्नेटिक है, इसके ऊपर 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे. एक तो इनके एटॉमिक फॉर्म में और एक इनके आयनिक फॉर्म में. एग्जाम्पल से समझते हैं. एक बात समझिएगा, डायरेक्ट एग्जाम्पल के बिना भी आप कर सकते हैं. बेटा ये एस ब्लॉक का जो ग्रुप 1 है, इसमें आप देखिए एस में 1 इलेक्ट्रॉन है. एस में डब्बे कितने होते हैं? 1. और एक डब्बे में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो बताइए पेयर्ड होगा या अनपेयर्ड होगा? अनपेयर्ड. और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा? पैरा. तो इसका मतलब है एटॉमिक फॉर्म में ये कैसा हो जाएगा बेटा? पैरा मैग्नेटिक. इधर आइए, एस में एक डब्बा होता है और एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2. अगर एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब पेयर्ड या अनपेयर्ड? पेयर्ड. पेयर्ड मतलब डाया. तो एटॉमिक फॉर्म में वो पैरा मैग्नेटिक और ये डाया मैग्नेटिक. अब आते हैं आयनिक फॉर्म में. इसका आयनिक फॉर्म क्या बनेगा बेटा? +1. +1 बनने का मतलब है जो 1 इलेक्ट्रॉन था वो रिमूव हो गया, और यहां पर +2 मतलब जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो रिमूव हो गए. क्या अगर ये आउटर मोस्ट शेल का 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, आउटर मोस्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन था और वो निकल गया, तो बेटा अंदर वाला शेल तो ऑलरेडी कंप्लीटली फिल्ड होगा. आउटर मोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, दोनों निकल गए, तो अंदर वाला जो N-1 शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड होगा. और अगर अंदर वाला शेल कंप्लीटली फिल्ड है मतलब वहां पर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, और इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड हैं तो डाया मैग्नेटिक एंड डाया मैग्नेटिक. और वैसे भी सिंपल सी बात है, ग्रुप 1 के जो आयंस बनते हैं Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+, ग्रुप 2 के क्या बनते हैं? Be2+, Mg2+. उनका कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे तो बेटा इतना तो हम जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट कैटायन या एनायन क्यों बनाता है? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए. तो आयनिक फॉर्म में ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बना चुके हैं, और इनर्ट गैस का ऑक्टेट क्या होता है बेटा? पूरा होता है. ऑक्टेट पूरा होने का मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या बन रही होगी? S2p6. और S2p6 का मतलब है S भी पेयर्ड है और P भी पेयर्ड है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, मतलब क्या हो जाएगा? डाया मैग्नेटिक. चलिए, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ग्रुप 1 में फ्रांसियम इज रेडियो एक्टिव एंड ग्रुप 2 में रेडियम इज रेडियो एक्टिव. फ्रांसियम इज रेडियो एक्टिव और ग्रुप 2 में रेडियम इज रेडियो एक्टिव. चलिए, ये तो जनरल प्रॉपर्टीज के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया. सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमको पढ़नी बेटे यहां पर जनरल प्रॉपर्टी के बाद, दैट सेकेंड प्रॉपर्टी इज एटॉमिक साइज.
सेकेंड प्रॉपर्टी इज एटॉमिक साइज। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। एटॉमिक साइज में हम लोग सारे का सारा प्रॉपर्टी ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं, फिर से रिवीजन हो रहा है आपका एक तरह से। बेटा यहां पर मैं एलिमेंट लिख रहा हूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। फ्रांसियम नहीं लेंगे, रेडियो एक्टिव है, पढ़ना ही नहीं है। इधर आए, यहां पर कौन आ रहा है बेटा? बेरिलियम, फिर कौन आ रहा है? मैग्नीशियम, फिर कौन आ रहा है? कैल्शियम, फिर कौन आ रहा है? स्ट्रोंशियम, और फिर कौन आ रहा है? बेरियम। अब ध्यान सुनना, पीरियोडिक टेबल में जब हमने साइज पढ़ा था या आई पढ़ा था या ईएन पढ़ा था, इन सब में मैंने आपको बोलता 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट, 2 एडजेसेंट पीरियड, 2 एडजेसेंट ग्रुप और रैंडम। क्या ये सारे एलिमेंट सेम ग्रुप के हैं या नहीं है बेटा? है। अच्छा, डाउन द ग्रुप साइज दो तरह की बात करी थी, विदाउट कॉन्ट्रैक्शन वाले ग्रुप और विथ कॉन्ट्रैक्शन वाले ग्रुप। अगर आपको याद आ रहा हो, विदाउट कॉन्ट्रैक्शन में आपको बताया था ग्रुप 1, ग्रुप 2 और पी ब्लॉक बाद वाला 16, 17, 18। कुछ याद आ रहा है ऐसा? तो आप देखिए, ये विदाउट कॉन्ट्रैक्शन वाले ग्रुप है, और विदाउट कॉन्ट्रैक्शन वाले ग्रुप में कोई एक्सेप्शन कुछ भी नहीं था। लगातार नीचे जाइए, शेल नंबर बढ़ेगा, शेल नंबर बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। तो वो लिखवा नहीं रहे, ये आपको पता है, बस डिस्कस कर दिया। डाउन द ग्रुप जा रहे हो, साइज बढ़ रहा है, डाउन द ग्रुप जा रहे हो, साइज बढ़ रहा है। और सुनिए, सेम पीरियड में अगर आप लेफ्ट टू राइट आते हो तो लेफ्ट टू राइट आने पर साइज छोटा, केवल इनर्ट गैस का साइज वंडर वॉल की वजह से सबसे बड़ा। खैर ये हमको पता है, तो इसमें कोई डिस्कशन नहीं कर रहे, इसको लिख भी नहीं रहे क्योंकि ये सब ऑलरेडी लिखा हुआ है। क्या पूरे एस ब्लॉक के साइज में एक जिग जैग उल्टा एन, ये ऑर्डर बना चुके बेटा? यस। अब उसी को हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं। बताइए, पूरे एस ब्लॉक में सबसे छोटा एलिमेंट कौन माना गया था बेटा? बेरिलियम। अब यहां से इससे बड़ा कौन? लिथियम। लिथियम से बड़ा कौन? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से बड़ा कौन? सोडियम। सोडियम से बड़ा कौन? कैल्शियम। कैल्शियम से बड़ा कौन? स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंशियम से बड़ा कौन? बेरियम। और बेरियम से भी बड़ा पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ये यहां पर लार्जेस्ट एलिमेंट लिया गया था, और आपको बोला था एस ब्लॉक में सोडियम और पोटेशियम का साइज का डिफरेंस 2 कंसेक्यूटिव मेंबर में सबसे ज्यादा होगा। कब? जब तक हाइड्रोजन ना लिया जाए। अगर हाइड्रोजन ले ले तो फिर हाइड्रोजन और लिथियम का साइज का डिफरेंस सबसे ज्यादा होता है। ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं उस टाइम पे, ठीक है। अब आप देखो, ये जो जिगजैग उल्टा एन वाला ऑर्डर, ये काम का ऑर्डर है। क्यों? क्योंकि मैंने जब ये ऑर्डर आपको वहां पर भी बताया था तो मैंने बोला था इस ऑर्डर के बेस पे एस ब्लॉक में हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज समझते हैं, और इसके बेस पे आप कौन कौन सी प्रॉपर्टी सुनोगे, सुनो मेरी बात ध्यान से, याद करना इनको। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़नी है आपको इसके बेस में? हार्डनेस, सॉफ्टनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़नी है? हार्डनेस, सॉफ्टनेस, मेल्टिंग पॉइंट। पहले ऑर्डर बनाइए, फिर बात करते हैं। चलिए अब यहां पर ध्यान देंगे। हम लोग यहां पर जब हार्डनेस सॉफ्टनेस की बात कर रहे हैं तो हार्डनेस और सॉफ्टनेस को कैसे जज किया जाएगा? ध्यान से सुनना, ध्यान समझना। बेटा आपके सामने सपोज ये लिथियम से लेकर हम लोग सीजियम तक की बात कर रहे हैं। ध्यान सुने, ध्यान समझे, अभी लिखना कुछ भी नहीं है। लिथियम और सीजियम, एक बात बताइए, लिथियम का लैटिस सोचिए, सारे मेटल है, मेटल जनरली कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं बेटा? सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो लिथियम का जब लैटिस बना होगा तो उसमें कई सारे लिथियम के एटम्स इस तरह से जुड़े होंगे आपस में। जब मेटल मेटल जुड़ता है तो कौन सा बॉन्ड होता है? मेटालिक बॉन्ड होता है। सीजियम का साइज क्या लिथियम के कंपैरिजन में बड़ा होगा या छोटा होगा बेटा? बड़ा। ऐसे ही अगला सीजियम आएगा, उसका भी साइज बड़ा, इस तरह से इसका लैटिस बनेगा, इसका लैटिस इस तरह से बनेगा। बेटा दोनों एटम में यहां देखिए इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस और यहां देखिए इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, वीबीटी याद करिए। अगर डिस्टेंस कम है या शेल नंबर कम है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा, और शेल नंबर ज्यादा है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम। मतलब यहां पर जो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा है, और यहां पर जो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो कम। अगर मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होने से एटम टाइटली पैक्ड होंगे या लूजली पैक्ड होंगे? टाइटली। लैटिस में एटम पास पास चिपके चिपके हैं, यहां पर लूजली पैक्ड होंगे, एटम दूर दूर होंगे। दूर दूर होंगे तो बताइए वॉइड्स आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। यहां वॉइड्स नहीं आएंगे।
वॉइड्स नहीं आए मतलब ये खोखला नहीं है, वॉइड्स आए मतलब ये खोखला है। अगर कोई चीज खोखली नहीं है तो हार्ड होगी या सॉफ्ट होगी? हार्ड। और कोई चीज खोखली है तो क्या होगी? सॉफ्ट। मतलब जो यहां पर छोटे साइज का एलिमेंट है ये हार्ड होगा और जो बड़े साइज का एलिमेंट है वो सॉफ्ट होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इसमें मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, इसमें मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, दोनों के लिए कॉमन है, वैसे तो दोनों साइड भी लिख सकते हैं। लिखिएगा, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, on moving down the group, on moving down the group, hardness decreases. On moving down the group, hardness decreases as metallic bond strength decreases. As metallic bond strength decreases. On moving down the group, hardness decreases as metallic bond strength decreases. ठीक है, तो ये हमने यहां पर एक कंडीशन पढ़ी कि कौन हार्ड होगा कौन सॉफ्ट होगा। अब आप साइज के ऑर्डर पे जाइए, ध्यान से देखिएगा। ग्रुप 1 में अगर मैं बात करूं तो इसका लेटिस पावरफुल बनेगा, इसका लेटिस वीक बनेगा। मतलब ये हार्ड होगा, ये सॉफ्ट होगा। यहां पर ये हार्ड होगा, यहां पर ये सॉफ्ट होगा। इन दोनों में से अगर बात करूं तो ये छोटा है, इसका लेटिस पावरफुल होगा। और वैसे भी इनके पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो एक मेटालिक बॉन्ड बनाएंगे। उनके पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दो मेटालिक बॉन्ड बनाएंगे। तो वो ज्यादा हार्ड, ये कम हार्ड। और एक बात आप सुनते भी है, ये सारे जो एलिमेंट्स है वैसे तो पूरा का पूरा एस ब्लॉक ही सॉफ्ट होता है, लेकिन आपस में जब कंपेयर कर रहे हैं तो ये कंपैरेटिवली सॉफ्ट है क्योंकि इनका साइज बड़ा है, और ये कंपैरेटिवली हार्ड है क्योंकि इनका साइज छोटा है। तो लेटिस पावरफुल बनेगा। और आप जूनियर क्लासेस में पढ़ के आते हैं सोडियम और पोटेशियम के बारे में कि सोडियम एंड पोटेशियम कैन बी इजीली कट बाय नाइफ बिकॉज दे आर सॉफ्ट मेटल्स। वैसे तो सबसे सॉफ्ट कौन हो जाएंगे बेटा? रुबिडियम, सीजियम। लेकिन आपको जूनियर क्लासेस में सोडियम पोटेशियम इसलिए बताते हैं क्योंकि जूनियर क्लासेस में आपको 20 तक के एलिमेंट बताते हैं और 20 तक में यही आएंगे, है ना? तो इसीलिए इसके बारे में डिस्कस। तो एक स्टेटमेंट और बोल दे रहा हूं, लिख लेना। सोडियम एंड पोटेशियम कैन बी इजीली कट बाय नाइफ। सोडियम एंड पोटेशियम कैन बी इजीली कट बाय नाइफ, है ना? तो वो सॉफ्ट मेटल है, आपको पता ही है, चाहे तो ब्रैकेट में लिख लेना सॉफ्ट मेटल्स। तो ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए तो ये जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ पॉइंट है तो याद आ जाएगा ऑटोमेटिकली क्योंकि लिखा दिया आपको। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने बात करी हार्डनेस और सॉफ्टनेस की। अब मेरी बात सुनिएगा, अगर कोई चीज हार्ड है, अगर कोई चीज हार्ड है तो बताइए उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा। और कोई चीज अगर सॉफ्ट है तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम। तो अब आप देखें यहां पर कि अगर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चले तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आ रही है वो आ रही है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान से देखें, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, ध्यान से देखना इधर, है ना? जब आप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की बात कर रहे हैं, क्या नीचे जाने पर हार्डनेस कम होती जा रही है बेटा? यस। और अगर हार्डनेस कम हो रही है तो जो हार्ड होगा उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा और जो सॉफ्ट होगा उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम। मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। यहां पर भी ग्रुप 2 में डाउन द ग्रुप जाने पर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? डिक्रीज। पर आगे बात सुने, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये तीन ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसमें भर भर के एक्सेप्शंस आते हैं। ये मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में हमने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडरवॉल फोर्स, मॉलिक्यूलर मास, वो सब बातें करी थी। हमने मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा था जहां पर डायमंड, नॉर्बाइड, कार्बोरेंडम और सिलिका विलिका की बात करी थी। वो जो बॉइलिंग पॉइंट हमने पढ़ा था, वो जो मेल्टिंग पॉइंट हमने पढ़ा था, वो कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट और कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट था। अभी हम कंपाउंड को पढ़ रहे हैं या एलिमेंट को पढ़ रहे हैं बेटा? एलिमेंट। और एलिमेंट के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू कंपाउंड्स, और खासकर एस ब्लॉक। तो यहां पर जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, ध्यान सुनना, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे और फिर क्या पढ़ेंगे? डेंसिटी। तीनों में भर भर के एक्सेप्शन आते हैं, लेकिन एस ब्लॉक के ग्रुप 1 में अगर मैं बात करूं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में कोई एक्सेप्शन नहीं है। डेंसिटी में एक्सेप्शन आएगा, याद कैसे करना वो मैं बता दूंगा आपको। ग्रुप 2 में मेल्टिंग पॉइंट में भी एक्सेप्शन है, बॉइलिंग पॉइंट में भी एक्सेप्शन है और डेंसिटी में भी एक्सेप्शन है, तीनों जगह एक्सेप्शन है। तो पहली बात तो आपको एक्सेप्शन को याद करने की ट्रिक बताई जाएगी, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि ट्रिक कहां लगानी है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में एस ब्लॉक के ग्रुप 1 में देयर इज नो एक्सेप्शन। तो पहले इसकी बात करते हैं। यहां पर जब एक्सेप्शन नहीं है
तो बेटा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम। ध्यान से देखिए, अब मैं आपको सीधे सीधे एक लाइन बोल रहा हूं, उस लाइन से आप सॉल्व करेंगे। मैंने क्या बोला था कि इस साइज के बेस पे हम लोग चार चीजें पढ़ेंगे, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। लाइन सुनिएगा, चलिए यहां पर हम लोग बात कर रहे थे, तो मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर आ रहा है, आप देखें लिथियम का जो लैटिस है वो बहुत पावरफुल होगा, क्योंकि इसका साइज क्या है बेटा, स्मॉल है। और अगर किसी का साइज स्मॉल है तो उसका हार्डनेस ज्यादा है, और अगर हार्डनेस ज्यादा है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या मिलेगा, ज्यादा। तो आप देखें इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और आगे वाले का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। अगले वाले केस में देखें सेम ऑर्डर है, कोई चेंज नहीं है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। अगर लेफ्ट टू राइट बेसिकली टॉप टू बॉटम है, बट अभी लिखा लेफ्ट टू राइट है, तो लेफ्ट टू राइट बोल दे रहा हूं। तो इसका साइज छोटा है, लैटिस स्ट्रॉन्ग है, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। अगर मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, और मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ये ऑर्डर मिल जाएगा आपको विदाउट एनी एक्सेप्शन। आते हैं ग्रुप 2 पे। ग्रुप 2 में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो देखिए ऑर्डर क्या बन रहा है, यहां पर आ रहा है बेरिलियम, यहां पर आ रहा है मैग्नीशियम, यहां पर आ रहा है कैल्शियम, यहां पर आ रहा है स्ट्रोंशियम, यहां पर आ रहा है बेरियम। ये ऑर्डर होना चाहिए था, लेकिन यहां पर एक्सेप्शन आने वाला है। क्या आने वाला है बेटा, एक्सेप्शन आने वाला है। अब देखिए एक्सेप्शन क्या आता है। एक्सेप्शन में ये जो मैग्नीशियम है ये यहां से उठेगा और लास्ट में चला जाएगा, ये एक्सेप्शन है। देखें ऑर्डर बन जाएगा, बेरिलियम के बाद कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और मैग्नीशियम। ध्यान से देखें, एक तरफ आ रहा है बेरिलियम, एक तरफ आ रहा है मैग्नीशियम। अब याद करने के तरीके भी समझते चलिएगा। इसमें मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आपके सामने, इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी एक्सेप्शनल है। उसमें मैक्सिमम और मिनिमम सेम है, बेरिलियम बेरिलियम, मैग्नीशियम मैग्नीशियम, लेकिन बीच का ऑर्डर पूरा शफल हो जाता है। तो ये ऑर्डर है। अब आप इसमें देखें बेरिलियम का लैटिस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये ऑर्डर बनेगा। बेरिलियम का लैटिस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये ऑर्डर बनेगा। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला कि जो छोटा है वो हार्ड है, और हार्ड है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा। अब आप देखो इसमें जब हम देखें तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम। यहां पर आइए, आपको ये ऑर्डर याद रखना है। याद करने का तरीका मैं बोल रहा हूं मेल्टिंग पॉइंट के लिए, इसको याद करने का जो तरीका होता है वो होता है बेकार सर बालन मांगे। विद्या बालन को जानते हो, तो मैं वो मांग रहा हूं। ठीक है, इधर देखिए, बेकार सर बालन मांगे। ये ऑर्डर आपको ट्रिक याद रहेगी, है ना, ट्रिक अभी बहुत सारी आएंगी तो ट्रिक आपको याद रहेगी, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये बेकार सर बालन मांगे ट्रिक किसकी है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों के लिए आप ये लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऑर्डर का नहीं आएगा, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट पूछेगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट पूछेगा, दोनों का क्या है बेटा, सेम। और मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट पूछे, दोनों का क्या है, सेम। अब आप देखो, जब आप ऑर्डर बनाने जाओगे, सुनना मेरी बात ध्यान से, जब आप ऑर्डर बनाने जाओगे तो आपको एक तरफ मिल रहा है बेरिलियम और एक तरफ क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम। हमेशा जब ऑर्डर डिसाइड करोगे तो एग्जाम में दिक्कत क्या फेस करोगे वो समझिएगा। आपसे पूछा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बना दीजिए या मैक्सिमम और मिनिमम बता दीजिए, तो आपको ये तो याद आ गया कि सर ने कुछ बोला था बेकार सर बालन मांगे। पहली बात तो याद होना चाहिए कि बेकार सर बालन मांगे किसका ट्रिक था, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम आप क्या फेस करोगे कि वो जो ऑर्डर है, एक तरफ बेरिलियम आ जाएगा, एक तरफ मांगे से मैग्नीशियम आएगा, लेकिन ये ऑर्डर इंक्रीजिंग था या डिक्रीजिंग था। और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को जब भी दिक्कत आए, मैंने अभी आपको क्या बोला कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को सॉल्व किससे कर रहे हैं, साइज से। किससे सॉल्व कर रहे हैं, साइज से। साइज में तरीका क्या बोला, छोटा होगा हार्ड होगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, बड़ा होगा सॉफ्ट होगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम। अब आप बताइए, दोनों एंड को पकड़िएगा हमेशा, जितने भी ट्रिक्स बताऊंगा उसमें ऐसे ही होगा हमेशा, जब भी एक्सेप्शन आएगा दोनों एंड पकड़िए। एक तरफ है बेरिलियम, एक तरफ है मैग्नीशियम। क्या आप बेरिलियम और मैग्नीशियम में छोटा एलिमेंट पहचान सकते हैं क्या, यस। जो छोटा होगा हार्ड होगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जो बड़ा होगा सॉफ्ट होगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। ये ट्रिक से आपको पहले तो ऑर्डर पता चल जाएगा, और साइज से आप कंपेयर कर लेंगे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर। नोट डाउन करें इसको फटाफट।
चलिए, अब इसके बाद अगर हम लोग डिस्कशन करें तो जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपके सामने वो आ रहा है बेटा आयनाइजेशन एनर्जी का। ध्यान से देखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में एक्सेप्शन है। तरीका आपको बता दिया याद करने के लिए, ऑर्डर भी कैसे डिसाइड करना वो बता दिया। अब आइए आयनाइजेशन एनर्जी पे। आयनाइजेशन एनर्जी हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। पहला तो ऑर्डर बन सकता है बेटा डाउन द ग्रुप का। डाउन द ग्रुप जाने पर आईई कम होता है क्योंकि साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान। डाउन द ग्रुप जाने पर आई कम होता है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान। और लेफ्ट टू राइट जाने पर, याद करिए, लेफ्ट टू राइट जाने पर आई बढ़ता था। आई जब बढ़ेगा तो बेटा इससे ज्यादा है ना, सेम पीरियड में बात कर रहे हैं, पहले आई1 का क्वेश्चन देख रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पर आई बढ़ रहा। बेटा इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3s1, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3s2। याद करिएगा, आईई में आपको बताया गया था लेफ्ट टू राइट आई बढ़ता है, दो जगह एक्सचेंज हुआ करते थे। S2 P1 में एक्सचेंज होता था और P3 P4 में। तो यहां तो S2 तो दिख रहा है लेकिन P1 नहीं दिख रहा, तो एक्सचेंज कुछ भी नहीं होगा, लेफ्ट टू राइट आई बढ़ रहा है। अब आपको किसका ऑर्डर बनाना है बेटा, I2 का। याद करिए पीरियोडिक टेबल फिर से, I2 का मतलब रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन एंड राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये बन गया 2p6, और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये क्या बन गया बेटा 3s1। बताइए p6 और 3s1 में से ज्यादा आई किसकी होगी, p6, क्योंकि ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। आगे सुनिए, अगर I3 बोल दे तो फिर ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि ये बन जाएगा 2p5 और ये बन जाएगा 2p6, और 2p6 फिर इनर्ट गैस होगा तो उसका आई क्या हो जाएगा ज्यादा। तो इसमें ज्यादा कोई डिस्कशन करना नहीं था, बस ठीक है प्रॉपर्टी है, पढ़ना था तो यहां पर देख लिया आपने। चले, अगली जो प्रॉपर्टी बेटे यहां पर हमको डिस्कस करना है, मैंने आपको बोला मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, तीन ऐसी प्रॉपर्टीज आती है जिसमें भर भर के एक्सेप्शंस आते हैं। तो उनमें से हमने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस कर दिया। तरीका आपको बोल दिया, छोटा होगा हार्ड होगा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, ज्यादा बड़ा होगा सॉफ्ट होगा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का। और ट्रिक आपको बता दी, बेकार सर बैलन मांगे उससे आप सॉल्व कर लेंगे। ग्रुप 1 के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब इधर देखो, डेंसिटी में ग्रुप 1 में भी एक्सेप्शन है और ग्रुप 2 में भी एक्सेप्शन है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कैसे करना है ध्यान सुनिए। बेटा एक बात बताओ, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। समझना आप जो बता रहा हूं ध्यान से। आपने लिया लिथियम, लिया सोडियम, लिया पोटेशियम, लिया रुबिडियम, लिया सीजियम, लिया। बेटा डाउन द ग्रुप जा रहे हो, पहले डाउन द ग्रुप की बात कर लेते हैं क्योंकि डाउन द ग्रुप का ही ऑर्डर बनाना है आपको। क्या डाउन द ग्रुप जाने पर डेंसिटी दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, मास और वॉल्यूम। क्या डाउन द ग्रुप जाने पर मास बढ़ रहा है या कम हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है, मास बढ़ेगा। और मास बढ़ेगा तो मास और डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इसका मतलब है डेंसिटी बढ़ेगी। अच्छा डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो एक बात बताओ, रेडियस या साइज बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा साइज बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा भाई साइज बढ़ने से वॉल्यूम, तो रेडियस से वॉल्यूम का क्या लेना देना, स्फीयर, स्फीयर 4/3 πr3। ठीक है, तो यहां पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वॉल्यूम और डेंसिटी का रिलेशन क्या है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी कम। अब अगर आप डेंसिटी का फॉर्मूला लेके चलें तो आपको किसी एलिमेंट की डेंसिटी निकालने के लिए उसका मास भी पता होना चाहिए और उसका वॉल्यूम भी पता होना चाहिए। मास तो चलो ठीक है आपको पता भी होगा, लेकिन वॉल्यूम तो हमें पता ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग यहां पर डेंसिटी जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते मैथमेटिकली, तो हमको जुगाड़ वाइज सॉल्व करना। जुगाड़ वाइज हमको किससे सॉल्व करना है, मास और वॉल्यूम से। अगर आप मास के हिसाब से देखोगे तो नीचे जाने पर डेंसिटी बढ़ेगी हमेशा ही, और वॉल्यूम के हिसाब से देखोगे तो डेंसिटी कम होगी। इसका मतलब आप कभी रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाओगे। ये ठीक वैसा हो रहा है जैसा सॉल्युबिलिटी में लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी में हो रहा था कि सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस। तो यहां पर आपको रिजल्ट तक पहुंचना है तो जैसे वहां पर हमने डोमिनेटिंग फैक्टर डिसाइड किया था कि अगर कॉमन आयन छोटा है तो लैटिस से सॉल्व करेंगे, कॉमन आयन बड़ा है तो हाइड्रेशन से सॉल्व करेंगे। यहां पर दो केस नहीं, या सीधा सा केस है कि आप डेंसिटी के लिए डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा लेके चलते हैं, मास। तो आप डेंसिटी को वॉल्यूम से नहीं देखेंगे क्योंकि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे दोनों से देख के, तो हम हमेशा किससे सॉल्व करेंगे, मास से, क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स जो ऑर्डर परफेक्ट आता है वो मास के हिसाब से परफेक्ट आता है। और जब अपन ऐसा करेंगे तो फिर एक्सेप्शन आएंगे क्योंकि अपन ने वॉल्यूम देखा ही नहीं। तो एक्सेप्शन जो आएंगे वो एक्चुअल में कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन हमें जब सॉल्व करना है तो हमारे लिए वो क्या ट्रीट किए जाएंगे, एक्सेप्शन। तो पहली बात ध्यान सुनना, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस, सॉफ्टनेस किससे देखोगे, मास से देखोगे या साइज से देखोगे, साइज से। डेंसिटी को किससे देखोगे, मास से। ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को साइज से देखा जाएगा और डेंसिटी का डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होगा, साइज या मास, मास। अब इधर देखो 2 मिनट,
अगर हम मास से सॉल्व कर रहे हैं तो मास सॉल्व करने के हिसाब से नीचे जाने पर डेंसिटी क्या होनी चाहिए बेटा, बढ़नी चाहिए। तो देखिए डेंसिटी का ऑर्डर तो आना चाहिए था कि सीजियम की डेंसिटी ज्यादा और लिथियम की डेंसिटी कम। इधर देखें 2 मिनट के लिए, पर इसका जो ऑर्डर मिला है वो ऐसा ऑर्डर मिला। इधर देखिए ये ऑर्डर है, ऑर्डर में क्या चेंज हुआ, बस सोडियम और पोटेशियम की जगह आपस में बदल गई, बाकी पूरा ऑर्डर सेम है। अब आप सुनो, जो भी ऑर्डर होगा वो सब भी ट्रिक बता देंगे आपको। आप देखिए दोनों एंड को आपको ऑर्डर एग्जाम में बनाना है। ट्रिक आपको याद है, आपने ये पहचान लिया कि भाई डेंसिटी की ये ट्रिक थी और आपको 2 एंड मिल गया। अब आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर याद नहीं आ रहा, तो फिर से वही बात है, मैंने बोला था हमेशा दोनों एंड को पकड़ना है बेटा, हमेशा दोनों एंड को पकड़ना है। एक एंड पे कौन दिखेगा, लिथियम, एक एंड पे कौन दिखेगा, सीजियम। और ये ऑर्डर किसका है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या डेंसिटी, डेंसिटी। डेंसिटी को साइज से सॉल्व करोगे या मास से सॉल्व करोगे, मास। क्या लिथियम और सीजियम में आपको पता है किसका मास ज्यादा है, सीजियम का मास ज्यादा, जिसका मास ज्यादा उसकी डेंसिटी भी ज्यादा। इसका मतलब ये डेंसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। अब इसको याद कैसे करना है, देखिए इसको पढ़िए, लिखना ऐसा दिख रहा है कुछ, है ना। हिंदी में अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये क्या दिखेगा, लिखना। तो अगर आप देखें इसको तो इसको याद करने का तरीका क्या होगा, लिखना रब से है, लीना की रब से फरियाद, तो रब से वहां से ले लिया अपन ने। तो इसको याद कैसे करोगे, ग्रुप 1 की डेंसिटी का ऑर्डर क्या है, लिखना रब से। अब आपको एक तरफ लिखना मिल जाएगा, एक तरफ से मिल जाएगा, और आपको फिर मास अगर पता है किसका ज्यादा है किसका कम है, तो आप ऑटोमेटिकली डेंसिटी का ऑर्डर बना लेंगे। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ध्यान रखना, लिखना रब से किसका ऑर्डर है, मेल्टिंग पॉइंट का है कि बॉइलिंग पॉइंट का है कि डेंसिटी का है, डेंसिटी का है। यहां पर कंफ्यूज मत होना एग्जाम में। चलिए फटाफट लिखें इसको, पहले तो लिखना रब से, ये हो गया डेंसिटी का ऑर्डर। अब आते हैं आगे अगले केस के ऊपर, और अगला केस है बेटा ग्रुप 2 का। ग्रुप 2 में देखें ध्यान से, जैसे यहां पर हमने बात करी कि सोडियम और पोटेशियम की जगह आपस में चेंज हुई, ग्रुप 2 के अंदर बेरिलियम और कैल्शियम, मतलब फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट की जगह चेंज हो जाती है। बाकी सब सेम जगह पर है, बस बेरिलियम और कैल्शियम की जगह आपस में क्या हो गई बेटा, इंटरचेंज हो गई। अभी आप देखिए कैसे याद करना वो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन एग्जाम में फिर वही बात, दोनों एंड्स पकड़िएगा, एक तरफ कैल्शियम है एक तरफ बेरियम है। आप किससे सॉल्व कर रहे हैं बेटा, मास से, क्योंकि डेंसिटी का ऑर्डर है तो मास से सॉल्व करेंगे। दोनों में से किसका मास ज्यादा है बेटा, बेरियम का, जिसका मास ज्यादा उसकी डेंसिटी भी ज्यादा, मतलब ये डेंसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बन के आएगा। अब इसको याद कैसे करना है, इधर देखो, कार मांगे ब्यूटीफुल सरिता भाभी, कैसे याद करेंगे, कार मांगे ब्यूटीफुल सरिता भाभी, लिख लो बस। चलिए इसके बाद अगली प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं, और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है बेटा दैट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। अब कंडक्टिविटी में याद करिएगा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने आयनिक कंपाउंड्स की कंडक्टिविटी का ऑर्डर पढ़ा था कि मॉल्टन फॉर्म और सॉलिड स्टेट और एक्वस फॉर्म, वहां पर बताया था आपको। तो बेटा वो आयनिक कंपाउंड थे। आयनिक कंपाउंड में कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन होते हैं, आयंस। और मेटल्स में कंडक्टिविटी दिखाने के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब आप खुद बताइए, ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं और ग्रुप 2 की बात कर रहे हैं। ग्रुप 1 के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, 1। और ग्रुप 2 के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, 2। जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी भी ज्यादा। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में कंडक्टिविटी का ऑर्डर आपके सामने बना हुआ है, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा, उसकी कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। चलिए तो ये ओवरऑल ऑर्डर आ गया आपके सामने, जो कि कंडक्टिविटी को लेकर दिया हुआ है। ठीक है, अभी तक अपन ने 7 प्रॉपर्टीज पढ़ी। ये सातों प्रॉपर्टी को एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर ले रहे, ताकि सारी चीजें हमें धीरे धीरे याद होती जाए, और फिर इसके आगे की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसके बाद देखते हैं। पहले इतना लिख लें आप लोग, ठीक है। देखिए ध्यान से, इसमें मेनली जो आपको याद करना वो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी ही याद करना, उससे अलावा तो बाकी तो सिंपल सी बातें हैं। देखें इधर ध्यान से, सुनेंगे ध्यान से, लिखना बंद कर दें और रिवाइज करना चालू कर दें। सबसे पहले एस ब्लॉक हमने स्टार्ट किया, तो एस ब्लॉक में मैंने क्या बोला कि एस ब्लॉक एलिमेंट कौन से एलिमेंट होंगे जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर होगा, एस सबशेल में। कहां एंटर होगा, ठीक है। एस ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS1 to 2, यही होता है।
एस ब्लॉक में ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे? अल्कली मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ग्रुप 2 को क्या बोलेंगे? अल्कलाइन अर्थ मेटल एक्सेप्ट बेरिलियम। ग्रुप 1 ग्रुप 2, ठीक है, यहां तक अगर इधर किया तो ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है। जनरल प्रॉपर्टीज की बात करो, ग्रुप 1 का जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS1, ग्रुप 2 का NS2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1, इसका मैग्नेटिक नेचर पे जा रहे हैं। पहले आयनिक फॉर्म और एटॉमिक फॉर्म दोनों, पहले एटॉमिक फॉर्म की बात करें। एटॉमिक फॉर्म में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS1। NS1 मतलब एक अनपेयर्ड है, एक अनपेयर्ड है मतलब पैरा। ये NS2 है, पेयर्ड है, डाया। आयनिक और आयनिक में दोनों डाया, क्योंकि दोनों इनर्ट गैस बन चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन होगा? कौन होगा? ये हो गया जनरल प्रॉपर्टी। फिर आते साइज पे। डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ेगा, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज, लेफ्ट टू राइट साइज कम होता है। पूरे एस ब्लॉक के साइज का ऑर्डर बेरिलियम से स्टार्ट कर रहे हैं, जिक जैक जिक जैक उल्टा एन। अब एलिमेंट्स पहचानिए। सबसे छोटा कौन? बेरिलियम। उससे बड़ा लिथियम, उससे बड़ा मैग्नीशियम, उससे बड़ा सोडियम, सोडियम से बड़ा कैल्शियम, से बड़ा स्ट्रोंशियम, से बड़ा बेरियम, बेरियम से बड़ा पोटेशियम, पोटेशियम से बड़ा रुबिडियम, रुबिडियम से बड़ा सीजन। ये ऑर्डर बन गया साइज का। अच्छा, ये साइज का ऑर्डर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हार्डनेस, सॉफ्टनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनको सबको किससे सॉल्व करेंगे? साइज से। एक स्टेटमेंट बोला मैंने आपके लिए, क्या स्टेटमेंट था? छोटा होगा, हार्ड होगा, हार्ड होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जो बड़ा होगा सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट होगा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अब आप खुद बताइए कि अगर हम लोग बात करें ग्रुप 1 के बारे में, तो ये ऊपर वाला एलिमेंट क्या है बेटा? छोटा। ऊपर वाला एलिमेंट क्या है? छोटा। छोटा होगा हार्ड होगा, हार्ड होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। नीचे जा रहे हैं, बड़ा है, बड़ा है तो सॉफ्ट है, सॉफ्ट है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम। मतलब नीचे जाने पर हार्डनेस भी कम हो रही है और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी कम होना चाहिए। ग्रुप 1 में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में कोई एक्सेप्शन है या नहीं है? नहीं है। मतलब यहां पर नीचे जाने पर लगातार मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, क्योंकि छोटा है हार्ड है, हार्ड है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, बड़ा है सॉफ्ट है, सॉफ्ट है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम। ग्रुप 2 पे आइए, क्या ग्रुप 2 में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में एक्सेप्शन है या नहीं है बेटा? है। अच्छा, ग्रुप 1 के मेल्टिंग पॉइंट का एक्सेप्शन का ऑर्डर आपको लिखा है मेनली। याद करने का तरीका क्या बोला? विद्या बालन याद कर लेना, बेकार सर बालन मांगे। एक एंड पे है बे बेरिलियम और एक पे है मांगे Mg। यहां पर आप किसका ऑर्डर बना रहे हो? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किससे सॉल्व होगा? मास से या साइज से? साइज से। ये छोटा है बेरिलियम, ये बड़ा है मैग्नीशियम, छोटा है हार्ड है, हार्ड है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, बड़ा है सॉफ्ट है, सॉफ्ट है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है। मतलब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर डिक्रीजिंग है। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ग्रुप 2 में किसका? बेरिलियम का। कम किसका? मैग्नीशियम का। बॉइलिंग पॉइंट में बीच का ऑर्डर चेंज है, बट मैक्सिमम और मिनिमम आप इससे निकाल सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी में कुछ खास है नहीं। कंडक्टिविटी पे आता हूं पहले। कंडक्टिविटी के लिए देखिए, ये सब मेटल्स की बात हो रही है, तो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन होगा बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप 1 में कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा? एक। ग्रुप 2 में कितना है? 2। जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी भी ज्यादा। अब आते हैं डेंसिटी पे। डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर आप दोनों से सॉल्व करोगे तो आंसर तक नहीं पहुंचोगे, तो आपको डोमिनेटिंग फैक्टर चेक करना है। डोमिनेटिंग फैक्टर कौन है? मास। मतलब डेंसिटी को साइज से सॉल्व करेंगे या मास से सॉल्व करेंगे? मास से। अच्छा, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। अच्छा, ग्रुप 1 में मेल्टिंग पॉइंट में कोई एक्सेप्शन था क्या? नहीं। बॉइलिंग पॉइंट में नहीं, डेंसिटी में एक्सेप्शन है। ग्रुप 2 में मेल्टिंग पॉइंट में एक्सेप्शन था, बॉइलिंग पॉइंट में एक्सेप्शन था, डेंसिटी में भी एक्सेप्शन होगा। अच्छा, ग्रुप 1 में डेंसिटी को याद रखने का तरीका, लिखना रब से। एक तरफ लिथियम, एक तरफ सीजियम। किससे सॉल्व करना है? मास से। किसका मास ज्यादा? सीजियम का। मास ज्यादा तो डेंसिटी भी ज्यादा। ग्रुप 2 में आइए, याद करने का तरीका, कार मांगे ब्यूटीफुल सरिता भाभी। एक तरफ कार कैल्शियम, एक तरफ भाभी Ba। जैसे जैसे भाभी की तरफ जाओगे डेंसिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि मास बढ़ रहा है। चलिए, ये सारे ऑर्डर्स अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। आते हैं अगली प्रॉपर्टी पे, और अगली प्रॉपर्टी आती है बेटा फ्लेम टेस्ट। चलिए, फ्लेम टेस्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, और फ्लेम टेस्ट क्या है क्या नहीं है उसको डिस्कस कर रहे हैं थोड़े डिटेल में। पहले मैं आपको जनरल प्रोसीजर बता देता हूं फ्लेम टेस्ट का, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर उसके कलर्स वगैरह देखेंगे। ध्यान सुनेगा। फ्लेम टेस्ट में होता क्या है, जितने भी एस ब्लॉक के मेटल्स है, ये सारे मेटल्स या फिर इवन इन मेटल के सॉल्ट्स, दोनों चीजें है ना, मेटल भी आ जाए या मेटल का सॉल्ट आ जाए, इनको
एक बर्नर होता है लेबोरेटरी में जिसको नाम आप जानते ही होंगे, बंसन बर्नर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बंसन बर्नर, ठीक है। अब ये जो बंसन बर्नर है, इस पे ऑब्वियसली फ्लेम जल रही होगी, तो गर्मी मिल रही होगी, गर्माहट मिल रही होगी, आग लगी हुई है, ठीक है। अभी इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ना है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सूरज ऐसा मानना है और इसको आग मानना है। तो आप एलिमेंट को एक बार चूल्हे पे बैठा रहे हो और एक बार धूप में बैठा रहे हो, हीट एनर्जी कंपेयर करना, थोड़ा सा सारा खेल यही छुपा हुआ है, ठीक है। अभी अब देखिए, बंसन बर्नर की बात करें, पहले इस पे फोकस करिए, वो जब आएगा तो उसको डिस्कस करवा दूंगा मैं। बंसन बर्नर है, आपने एक प्लेटिनम वायर का लूप लिया, और ये प्लेटिनम वायर का लूप लेने का मतलब एक चम्मच टाइप का, स्पैटुला टाइप का आपने बना दिया, ताकि मेटल या मेटल के सॉल्ट को आप इस पे होल्ड कर सके। आपने एक मेटल लिया, मेटल का सॉल्ट लिया, और जैसे ही इस चिमटे को इसके ऊपर रखा, तो इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन है उसको क्या मिल रही है बेटा? हीट मिल रही है। और हीट मिल रही है तो इलेक्ट्रॉन एक जगह टिकेगा या ऊपर उछलेगा बेटा? ऊपर उछलेगा। ऊपर उछलेगा मतलब एक्साइट होगा। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या हो रहा है, देखें ध्यान से, प्रोसेस समझिएगा ना, सारी एनसीईआरटी की लाइनें हैं। तो इलेक्ट्रॉन सपोज यहां पर है और उसको एनर्जी मिल गई, और वो एनर्जी उसके लिए सफिशिएंट एक्साइटेशन के लिए ना, एक थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, अगर उतनी मिल गई तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन ऊपर गया। अब इस इलेक्ट्रॉन ने कुछ एनर्जी एब्सॉर्ब करी, वो एनर्जी किसके बराबर होगी बेटा? E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। E इज इक्वल टू एच न्यू भी बोल सकते हैं, बट हम लैम्डा के टर्म्स में बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये हो गया, ये एब्सॉर्ब्ड एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ऊपर गया, पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर तक एक्साइटेड नहीं रहेगा, थोड़ी देर के बाद वापस ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा। जब ये वापस ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा, तो क्या ये कुछ एनर्जी एमिट भी करेगा बेटा? यस। वो जो एनर्जी एमिट करेगा उसका कुछ एमिटेड लैम्डा भी होगा, और ये जो एमिटेड वेवलेंथ होती है, इसके करस्पॉन्डिंग कलर दिखता है। कलर किसके करस्पॉन्डिंग दिखता है? एब्जॉर्ब के करस्पॉन्डिंग या एमिटेड के करस्पॉन्डिंग? क्योंकि वो जो एमिट होगा वही हमारी आंखों तक आएगा, और वही जब हमारी आंखों तक आएगा तब हमको उसके रिस्पेक्ट में क्या दिखेगा? कलर। अब आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नाम सुना हुआ होता है, जहां पर आपको सारे वेव्स वगैरह, रेडिएशंस वगैरह का एक अरेंजमेंट बताते, वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर या एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर, इस तरह से अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हो उसको। तो आप उसमें जानते हैं कि कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, इस तरह से बहुत कुछ होता है, और फिर अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, ऐसी बहुत सारी चीजें आती है। उसमें एक बीच का रीजन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? विजिबल रीजन। और ये विजिबल रीजन किसको बोलते हैं बेटा? विबग्योर को। और इस विबग्योर का जो लैम्डा होता है 400 से लेकर 780 के आसपास होता है, इसके बीच में होता है। जैसे जैसे लैम्डा बदलेगा वैसे वैसे कलर भी बदलेगा। अब आपको अगर ये पता चल जाए कि किस मेटल की एनर्जी जो एमिटेड थी वो कितनी थी, तो आप उससे क्या निकाल लोगे बेटा? लैम्डा, क्योंकि एच और सी तो क्या है बेटा? कांस्टेंट है। तो आपको अगर लैम्डा की वैल्यू पता चल जाए तो आप बता सकते हो, अगर लैम्डा 400 है तो आप बोल दोगे वॉयलेट कलर आ रहा होगा। आपको अगर लैम्डा 780 मिल जाए तो आप क्या बोल दोगे? रेड कलर आ रहा होगा। इस तरह से अगर कलर, लैम्डा पता चल जाए, एनर्जी पता चल जाए, तो हम कलर बता सकते हैं कि किस एलिमेंट का क्या कलर होगा। लेकिन हमें ना तो एनर्जी पता होगी ना लैम्डा पता होगी, इसलिए हम कलर बता नहीं पाएंगे। इसलिए कलर हमको याद करने पड़ेंगे। कैसे याद करने, वो मेरी झंझट है, वो मैं करवा दूंगा आपको याद, ठीक। अब ये पूरा प्रोसेस होता है। तो अब हम ये सब तो कर नहीं पा रहे, तो हमें कलर याद करने, बट आपको प्रोसेस समझ में आ गया कि होता क्या है। आपने जैसे ही मेटल या मेटल सॉल्ट को चूल्हे के ऊपर रखा, इसने कुछ एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन अंदर का एक्साइट हुआ, फिर डी एक्साइट हुआ, डी एक्साइट होते हुए उसने कुछ एनर्जी रिलीज करी, उस रिलीज एनर्जी का कुछ करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होगा। अगर वो वेवलेंथ इस रीजन में आता है तो हम कलर देख पाएंगे। इसके इधर आता है या उधर आता है तो हमें तो कुछ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि यही वो रीजन है जो आप नेकेड आई से देख सकते हैं, ठीक है। इसके इधर उधर नहीं दिखेगा हमें। अब किसका क्या कलर होगा वो कैसे पता करें? देखें ध्यान से, ध्यान सुनिएगा, ध्यान समझिएगा। पहले मैं स्टेटमेंट आपको लिखा दे रहा हूं जो एनसीईआरटी में है, फिर कलर पे बात करते हैं। स्टेटमेंट लिखिएगा फ्लेम टेस्ट के बारे में। when एस ब्लॉक मेटल ऑब्लिक मेटल सॉल्ट, मेटल भी दिया जा सकता है, मेटल का सॉल्ट भी दिया जा सकता है। when एस ब्लॉक मेटल ऑब्लिक मेटल सॉल्ट्स आर heated, when S block metals oblique metal salts are heated on Bunsen burner, on Bunsen burner, on Bunsen burner, then they show their characteristic colors.
then they show their characteristic colors, then they show their characteristic color, full stop. आगे लिखे लाइन चेंज करके, when heated electron gets excited, when heated electron gets excited and while returning to the ground state, and while returning to the ground state, it emits some wavelength, it emits some wavelength according to which color is visible, it emits some wavelength according to which color is visible. तो आपको वही कलर दिखेगा जो एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ का होगा या एमिटेड वेवलेंथ का होगा, एमिटेड वेवलेंथ का। ठीक है, एक और बात सुने, इसमें जो हमने लिखा है कि मेटल को हमने जब हीट करा बंसन बर्नर पे तो एक्साइट हुआ, इसमें एनसीईआरटी ने एक लाइन दे रखी है, एक पॉइंट दे रखा है कि वो जो बंसन बर्नर का जो फ्लेम होगा वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होगा। कैसा फ्लेम होगा? ऑक्सीडाइजिंग। तो आप इसको भी नोट कर ले, दे इम्पार्ट कलर टू द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, दे इम्पार्ट कलर टू द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। अभी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनेगा। आपने इधर देखो, इधर ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है बेटे, और इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते होते ऊपर तक चला गया। तो आप इसको ऐसा मान रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी तक पहुंच गया, एक्साइट जहां तक हो सकता था, मैक्सिमम लेवल हो सकता था, वहां तक पहुंच गया। इसको ऐसा मान लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, हालांकि लूज नहीं हुआ, वापस आएगा, लेकिन हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लगभग लूज हो गया। और इलेक्ट्रॉन लगभग लूज हो गया तो सपोज ये Na था, तो Na से क्या बन गया बेटा? Na+ बन गया, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ। और ये ऑक्सीडेशन जिस फ्लेम ने कराया उसको क्या बोला जा रहा है? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। चले, ये तो आपको जनरल फिनोमिना लिखा दिया। अब कलर के ऊपर बात करते बेटा, ध्यान सुनिएगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और इसी तरह से यहां पर ले रहे हैं बेटा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। किसके क्या कलर्स होंगे उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं वन बाय वन, लेकिन सारी चीजें आपको फैक्ट के साथ बताई जाएंगी, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, यहां पर जैसे हम लोगों ने पूरे एस ब्लॉक के साइज का ऑर्डर देखा था, वैसे ही हम लोग यहां पर पूरे एस ब्लॉक के आईई का ऑर्डर देखने वाले हैं। और वो आईई का ऑर्डर आप देखिएगा क्या है। कभी अगर एग्जाम में आ जाए कि एस ब्लॉक के आईई का ऑर्डर क्या है, तो ये ऑर्डर है बेटा। ठीक है, अब ये याद है तो ही याद है, वरना तो आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा कि ऐसा कुछ होता था। आप इसमें एक जनरल बात नोटिस करें, क्या लगभग पूरे ग्रुप 2 की आईई, अगर लिथियम को हटा दे बीच में से, तो क्या पूरे ग्रुप 2 की आईई ग्रुप 1 से ज्यादा है या नहीं बेटा? है। ये एक पॉइंट आ रहा है। और क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2 बहुत स्टेबल होता है, फुलफिल्ड सबशेल है, और ये अनस्टेबल सबशेल वाले, तो इसीलिए इनका आई ज्यादा, इसका आई कम। अब आप इसमें थोड़ा सा और नोटिस करें, मैं जो बात बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान सुनते जाना, समझते जाना, और याद भी दिमाग में भी फिट करते जाइएगा। क्यों? क्योंकि यही बातें अब आगे आने वाले टॉपिक्स में काम में आएगी, खासकर एस ब्लॉक में बहुत सारी चीजें आएंगी आगे। यहां पर आपको 2 पेयर्स बताए जा रहे हैं। क्या बताए जा रहे हैं बेटा? पेयर। आप इस पूरे ऑर्डर में देखिए, सबसे ज्यादा आईई वाले 2 एलिमेंट बताओ कौन है? कौन है? बेरिलियम और, तो ये एक पेयर रहेगा पूरे एस ब्लॉक में। इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी सेम मिलेंगी आपको, बहुत सारी प्रॉपर्टी सेम मिलेगी। कौन सा पहला पेयर बना बेटा? बेरिलियम, मैग्नीशियम। और ऐसे 3 एलिमेंट बताइए जिनका आईई सबसे कम है, तो वो कौन है बेटा? पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। या मैं ऐसा बोल दूं कि एस ब्लॉक के वो 3 एलिमेंट बताइए जिनका साइज ग्रुप 2 से भी बड़ा होता है, तो वो कौन होता है बेटा? पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ये दूसरा पेयर है बेटा। तो 2 पेयर आपके सामने है। पहला पेयर है बेरिलियम, मैग्नीशियम। मैं आगे जाके पूछूंगा, 2 पेयर मैंने बताए थे, तो आपको याद होने चाहिए कि पहला पेयर कौन है बेटा? बेरिलियम, मैग्नीशियम। और एक पेयर कौन है बेटा? पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। क्यों इनके पेयर बनाए उसका रीजन भी आपके सामने, कि हाई आईई वाले और लो आईई वाले। आगे सुने, यहां पर
इनको अब आपको एलिमेंट्स को उठा के रखना है चूल्हे पर। चूल्हे पे इसको रख दिया, गर्मा गर्म बर्नर पे रख दिया। इसकी रिक्वायर्ड आई बहुत कम है या इन सब में सबसे ज्यादा है बेटा? सबसे ज्यादा। तो इसको वो जो बंसन बर्नर है वो रिक्वायर्ड एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, और इसीलिए इसमें ना तो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा, जब एक्साइटेशन ही नहीं होगा तो डी एक्साइटेशन भी नहीं होगा, और डी एक्साइटेशन नहीं होगा तो एमिटेड एनर्जी नहीं आएगी, और एमिटेड वेवलेंथ नहीं आया तो कलर दिखेगा ही नहीं। तो आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन से ऐसे एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं जो फ्लेम टेस्ट या बंसन बर्नर टेस्ट शो नहीं करते हैं, और वो एलिमेंट कौन है? बेरिलियम और मैग्नीशियम। यहां पर लिख रहा हूं डू नॉट शो फ्लेम टेस्ट। और इनके फ्लेम टेस्ट नहीं दिखाने का रीजन आपको यहां दिख रहा होगा कि इन दोनों की आईई क्या है बेटा? बहुत ज्यादा। तो पहला तो ये पॉइंट आ जाएगा कि डू नॉट शो फ्लेम टेस्ट। आगे देखें, अगला पॉइंट सुनिएगा। बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है फ्लेम टेस्ट से, क्योंकि उनकी आई कंपैरेटिवली कम है, और इसलिए वो सब क्या दिखाएंगे? कलर दिखाएंगे। अब इधर देखो, कलर कलर खेलना स्टार्ट करते हैं। यूं जाना है, ऐसा जाएगा विबग्योर। अब इसमें सारे कलर तो आते नहीं है, बीच बीच के शेड्स आते हैं, तो मैं अब उसके हिसाब से बात करता हूं। तो आप इसमें से फर्स्ट और लास्ट को तो ध्यान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों का कलर क्या होगा? वायलेट। शेड्स आएंगे, शेड्स आएंगे, अलग अलग शेड्स आएंगे, क्योंकि वॉयलेट में भी बहुत सारे शेड्स बनेंगे। और ये इधर के तीन, उधर के तीन, इधर के तीन वॉयलेट, उधर के तीन रेड। बीच में कितने एलिमेंट दिख रहे हैं? इनके कलर इनके बीच में आएंगे। तो यहां पर एक का कलर आता है येलो और एक का कलर आता है ग्रीन। ये दोनों जो येलो, ये दोनों ही ग्रीनिश भी बोल सकते हैं, दोनों को येलोइश भी बोलते हैं। विबग्योर के हिसाब से आपको यहां पर पहले ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो दिखेगा, लेकिन हो उल्टा रहा है, क्योंकि इन दोनों के शेड्स येलोइश और ग्रीनिश टाइप के होते हैं। अभी नाम पे बात करेंगे, ठीक है? तो यहां पर इन तीन का कलर कौन सा मिल रहा है? वॉयलेट। इन तीन का कलर कौन सा मिल रहा है? रेड। अब इधर आइए ध्यान से, रिवर्स चलिए, रिवर्स चलिए, उसको भूल जाइए, क्योंकि एग्जाम में आपको ये आई का ऑर्डर याद करके जाना नहीं है, तो मैं यहां पर समझा रहा हूं, बट मैंने आपको एक हिंट दे दिया कि होने क्या वाला है। इधर आइए ग्रुप 1 में। ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में मैंने आपको बोला दो पेयर्स, क्या इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी या नहीं होगी बेटा? होगी। और इधर बताइए क्या इन तीनों का पेयर है या नहीं बेटा? है। और यहां पर ग्रुप 1 में आपको विबग्योर उल्टा बनाना है। विबग्योर उल्टा बनाने का मतलब यह है कि इसका भी कलर कौन सा आएगा बेटा? वॉयलेट। इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम है, इसका भी कलर क्या आएगा बेटा? वॉयलेट। और इसका भी कलर क्या आएगा बेटा? वॉयलेट। बीच में भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, और लास्ट में कौन सा कलर आ जाएगा? रेड, विबग्योर के हिसाब से। और बीच में कौन सा कलर आएगा बेटा? येलो। कौन सा कलर आएगा? येलो। अब आपको कभी येलो कलर को लेकर सोडियम में दिक्कत आए, तो अगर आपने सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ा है तो एफ सेंटर नाम का टॉपिक पढ़ते हो, और एफ सेंटर में सोडियम का कलर आपको येलो ही बताया जाता है। कभी भूल जाओ तो वहां से रिफर कर लेना, ऑटोमेटिकली कलर आ जाएगा यार, ठीक है? आगे सुनिए। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहां देखिए, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और लिथियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और लिथियम, इन सब का कलर रेड, रेड और रेड। अब आप देखो, पहले तो मैंने इसको बता दिया, उसको अलग से हम लोग देख लेंगे। विबग्योर के हिसाब से वॉयलेट ले लो, रेड ले लो, बीच में क्या ले लो? येलो। अब कलर पे आते हैं, शेड्स के ऊपर आते हैं। लिथियम का जो कलर है वो कैसा मिलता है बेटा? क्रिम्सन रेड। कैसा मिलता है बेटा? क्रिम्सन रेड। क्रिम्सन रेड, लिथियम क्रिम्सन रेड, इसको शॉर्ट में बोलेंगे लिकर। क्या बोलेंगे? लिकर। LICR है ना, लिकर की स्पेलिंग वैसे तो अलग ही होती है ना, LIQUOR, पर यहां पर हम लोग इसको इस तरह से याद रखेंगे, लिकर। लिकर मतलब लिथियम क्रिम्सन रेड। अब ये ऑटोमेटिकली 2-4 बार रिपीट करेंगे, एग्जाम में जब आएगा तो खुद ही दिमाग में आ जाएगा, इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तो लिथियम का कलर क्या आ जाएगा बेटा? क्रिम्सन रेड। आगे सुनिए, सोडियम येलो है, गोल्डन येलो बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? गोल्डन येलो। गोल्डन येलो मतलब थोड़ा सा वो ग्रीनिश वाला शेड आएगा इसमें, जो कि स्पार्कल वगैरह आप देखते हैं तो गोल्ड, थोड़ा सा ग्रीनिश गोल्ड टाइप का जो दिखता है वैसा दिखेगा ये ना। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो ग्रीन और येलो है ना, ये बहुत आसपास वाले कलर होते हैं, तो इसमें येलो या ग्रीन ऐसे पर्टिकुलर नहीं बोलते, बट हाँ जो शेड के नाम मेंशन्ड है बुक्स में, हम उसी शेड को पढ़ रहे हैं। गोल्डन येलो। इधर देखिए, वॉयलेट, वॉयलेट, वॉयलेट। सोडियम का मैंने एफ सेंटर का एग्जाम्पल दिया आपको, पोटेशियम भी आप एफ सेंटर में पढ़ते हैं, और वहां पोटेशियम का कलर वॉयलेट ही होता है, एग्जैक्ट वॉयलेट कलर होता है। कैसा होता है बेटा? एग्जैक्ट वॉयलेट। मतलब पोटेशियम वॉयलेट है,
केंद्रीय विद्यालय, KV हो जाएगा याद, ठीक है। अभी देखें, रुबिडियम भी वॉयलेट है पर इसमें शेड आएगा, R से कोई और कलर होता है क्या? यस, कौन सा कलर होता है? रेड। तो ये वॉयलेट है, लेकिन कैसा शेड है इसमें? रेडिश वॉयलेट शेड आपको मिलेगा। और सीजियम में BV, ये कैसा मिलेगा? ब्लूइश वॉयलेट मिलेगा। एनसीईआरटी ने, ध्यान सुनना, एनसीईआरटी ने इसको क्या लिखा है बेटा? ब्लूइश लिखा हुआ है, सिर्फ ब्लूइश लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारी जगह पर इसमें ब्लूइश वॉयलेट या सिर्फ वॉयलेट भी लिखा होता है। तो मैं इसलिए दोनों शेड लिखा दे रहा हूं आपको कि ब्लूइश आ जाएगा तो भी आप टिक कर दो, और वॉयलेट आ रहा है तो भी आप टिक कर दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। फिर से सुने इसको ध्यान से, इधर ध्यान दें 2 मिनट के लिए, लिखना बंद कर दें, फिर से समझना चालू कर दें। मैंने आपको क्या बोला? विबग्योर उल्टा बनाना है। विबग्योर कैसे बनाना है? इन तीनों का कलर क्या रहेगा? सेम। तो वॉयलेट बनाना है पहले, तो सबसे पहले वॉयलेट, वॉयलेट और वॉयलेट। इसके बाद लास्ट में कौन आएगा? रेड। और बीच में सोडियम, फाब सेंटर येलो। अच्छा, मैंने अभी एक नाम लिया था लिकर, क्या वहां से आपको समझ में आ रहा है कि यहां कौन आएगा? क्रिम्सन रेड। आपको याद नहीं करना, आपको लिकर ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा, एग्जाम में दिखेगा, और आपको क्रिम्सन रेड भी दिख जाएगा शेड में। सोडियम का येलो, कौन सा येलो? गोल्डन येलो। इसको आप नाग या नागी से याद कर सकते हो, NAGY, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, पोटेशियम वॉयलेट, एग्जैक्ट वॉयलेट कैसे याद करेंगे? केंद्रीय विद्यालय KV, एग्जैक्ट वॉयलेट आएगा। इसमें कौन सा वॉयलेट? R से रेड वॉयलेट। और सीजियम के लिए मैंने क्या बोला बेटा? BV। इसका मतलब यहां कौन सा आएगा बेटा? ब्लूइश वॉयलेट। आइए यहां पर, बेरिलियम और मैग्नीशियम शेड नहीं दिखा रहे हैं, फ्लेम टेस्ट नहीं दिखा रहे, ये दोनों रेड है। अब ये दोनों रेड हैं, तो अभी सुने कैबरे। कैबरे डांस सुना है? हेलेन को जानते हो? हेलेन कौन है? सलमान खान की माता जी है ना, दूसरी माता जी। सलमान खान को भी जानते होगे, सल्लू मियां भाई है ना। हाँ, तो जो हेलेन है, पुराने मूवीज वगैरह देखी हो तो एक वो गाना बहुत कॉमन है, पिया तू अब तो आजा, उसमें वो पिंजरे में डांस करती रहती है। वो जो डांस का फॉर्म हुआ करता था, वो डांस का फॉर्म क्या कहलाता था? कैबरे डांस। वैसे इसको कब्र से भी याद कर सकते हैं, पर थोड़ा ड्रास्टिक हो जाएगा, ट्रेजेडी हो जाएगी, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से याद कर ले। तो इसको कैसे याद करना है? कैबरे डांस से। तो आपको कैबरे से क्या याद आ जाएगा? कैल्शियम, ब्रिक, रेड। यहां पर आइए, सरदार, क्या याद करना है? सरदार, सरदार, इस तरह से याद हो जाएगा। एनसीईआरटी ने इसका कलर डार्क रेड नहीं दिया है, क्रिम्सन रेड दिया है, क्रिम्सन रेड दिया है। तो सरदार, सरकार चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाएगा, है ना। सरदार आए चाहे सरकार, सन ऑफ सरदार और सरकार राज, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कोई भी देख लो, चलेगा। आइए, राउडी राठौर देखिए सबने, चिंता चिता चिता, जो मैं बोलता हूं वो मैं, और जो मैं नहीं बोलता हूं, ऐसा था क्या? ऐसा था क्या? अबे सुनो मेरी बात। बेरियम जो है, उसमें राउडी राठौर में विलेन का नाम होता है बापजी। ठीक है, तो ये सारे कलर्स हैं जिसको आपको याद रखना है, इसको नोट कर लें फटाफट। ठीक है, ये मंत्र 2-4 बार उच्चारण करेंगे सुबह शाम, तो है ना, ये एग्जाम तक ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। 2-3 बार पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिकली एग्जाम में क्लिक हो जाएगा, कोई उसमें अलग से रटने की जरूरत नहीं है ना। क्लिक होना होगा तो इतने में ही हो जाएगा, अब इतने में भी नहीं होगा तो फिर नहीं होगा बेटा, हाँ, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अभी आप देखें ये सारे जो कलर्स लिखे हुए हैं आपके सामने, इन कलर्स के बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग जा रहे हैं, और अगला जो प्रॉपर्टी हमें स्टडी करना है वो प्रॉपर्टी है बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर बात करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है उसको डिस्कस कर रहा हूं, पर उससे पहले एक बार फिर से कलर जो है मैं एक बार बोल दे रहा हूं, लिखना बंद कर दें, बोर्ड पे ध्यान ना दें, इधर ध्यान दें, है ना। चीटिंग नहीं करना है, ईमानदारी आपकी, साल आपका नहीं, मिटाए क्यों बेटा, मेहनत क्यों बर्बाद करें, अभी डिस्कस करना पड़ेगा तो फिर है ना काम आएगा। अभी सुने, मैंने आपको कलर्स के बारे में बोला, आई का ऑर्डर बनाया था, मैंने बोला 2 पेयर्स हैं, बेरिलियम और मैग्नीशियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम।
बेरिलियम मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे। पोटेशियम रुबिडियम सीजियम दिखाएंगे, और इन तीनों का कलर वायलेट, ऊपर येलो, उससे ऊपर रेड। ग्रुप 1 की बात हो रही है। लीकर क्या है? लिथियम क्रिम्सन रेड। नाग या नागी, सोडियम गोल्डन येलो। अच्छा, अगर पोटेशियम रुबिडियम सीजियम की बात करूं तो ये वॉयलेट है। वॉयलेट में अब शेड देखना, पोटेशियम का वॉयलेट एग्जैक्ट वॉयलेट कैसे याद करा? केवी। रुबिडियम का वॉयलेट कौन सा वॉयलेट? रेड वॉयलेट। सीजियम बीवी मतलब ब्लूइश वॉयलेट। आइए ग्रुप 2 में, बेरिलियम मैग्नीशियम डू नॉट शो फ्लेम टेस्ट। कैब्रे, कैल्शियम ब्रिक रेड, सरदार स्ट्रॉन्शियम डार्क रेड, या सरकार स्ट्रॉन्शियम क्रिम्सन रेड, और बापजी बेरियम एप्पल ग्रीन। तो इसमें कुछ ज्यादा आपको याद नहीं करना, इसको रटने की कोशिश भी मत करना है ना। ये एग्जाम में जब दिखेगा तो ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा माइंड में, कोई नई बात नहीं इसमें। चलिए आगे बात करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करो मैडम। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, ध्यान सुनेगा। अभी ऊपर आपने उन मेटल्स को चूल्हे पे बैठाया था, और अब आप धूप में बैठाने वाले फोटोसिंथेसिस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वैसा। अब इसमें प्रोसेस क्या होता है? एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आप एक थ्रेशोल्ड एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं बेटे, है ना। वो इक्वेशन वगैरह आपको बताई जाती है, तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर है बेसिकली। सपोज ये एक मेटल सरफेस है, और इस मेटल सरफेस में मेटल के साथ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड है, और इस मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जिसको हम बोल रहे हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब इस मेटल के प्लेट पर, मेटल के सरफेस पे हमने कोई लाइट या वेव इंसिडेंट करवा दिया, और मान लो जो लाइट या वेव हमने इंसिडेंट कराया उसका एनर्जी कितना है बेटा? E इज इक्वल टू एच न्यू। अगर ये एनर्जी इसके लिए रिक्वायर्ड एनर्जी से कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, लेकिन अगर ये एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा हुई तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। और अगर ये मान के चल रहे हैं कि ये एनर्जी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकल के सर्किट में फ्लो होना चालू हो जाएंगे। अगर सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है इसका मतलब क्या है? करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो हो रहा है मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। तो इसको हम लोग लाइट को या रेडिएशन को क्या बोल रहे हैं बेटा? फोटोन की तरह इसको ट्रीट कर लिया, सिंगल एनर्जी का पैकेट वगैरह ले लिया, क्वांटा ले लिया, और ये क्या आ गया बेटा? इलेक्ट्रिसिटी आ गया, करंट आ गया। तो इस इफेक्ट को क्या बोला जा रहा है? जब लाइट को इंसिडेंट करा के, रेडिएशन को इंसिडेंट करा के अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर दिखाना है तो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए? निकलना चाहिए। अच्छा, अब मेटल कई तरह के, कोई मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा और कोई मेटल मुश्किल से इलेक्ट्रॉन देगा। अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन दिखाएगा? जो इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा। और आसानी से इलेक्ट्रॉन देने को अगर आई से रिलेट करें तो आई कम होनी चाहिए। आई कम मतलब थोड़ी सी एनर्जी मिले, इलेक्ट्रॉन निकाल दे, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकालेगा, उतना ज्यादा क्या दिखाएगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब एक बात समझना, अभी मैंने आपके सामने आई का ऑर्डर लिखा था, क्या बेरिलियम मैग्नीशियम ने चूल्हे पर बैठकर इलेक्ट्रॉन निकाले क्या? नहीं। तो ये धूप में बैठ के तो इलेक्ट्रॉन कतई ना दे रहे। आप खुद सोचो, आप पहले आपको इमेजिन करवा दो एक बार तो फील आता उससे। क्या अपने को, आपको, मेरे को, किसी को भी चूल्हे पे उठा के अपन ने बैठाया, खुद से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आता है। तो अपन ने अगर आपको उठा के चूल्हे पे बैठाया तो कुछ एनर्जी मिल रही है, और आपको ही धूप में बैठाया तो आप खुद समझ सकते हो ज्यादा हीट सप्लाई कहां से हो रही थी? चूल्हे पे। अगर कोई चीज चूल्हे पे बैठकर इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा तो धूप में बैठ के तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं ही करेगा। अब आप देखो, यहां पर हमने ऑर्डर ऐसा बनाया था कि बेरिलियम लिया था, मैग्नीशियम लिया था, कैल्शियम लिया था, स्ट्रॉन्शियम लिया था, फिर आ गया था बेटा लिथियम, फिर आ गया था बेटा बेरियम, फिर आ गया था सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ये ऑर्डर था। इसने ना तो चूल्हे पे बैठकर इलेक्ट्रॉन दिया, तो धूप में तो ये नहीं दे रहा। इन्होंने चूल्हे पे बैठकर इलेक्ट्रॉन दे दिया था क्योंकि चूल्हे पे एनर्जी ज्यादा मिल रही थी, पर इनको धूप में एनर्जी पूरी नहीं पड़ पाती, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। ये वो थे जो पेयर था, और ये वो पेयर है जिसने चूल्हे पे बैठ के भी इलेक्ट्रॉन दिया था और धूप में बैठ के भी इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि इन सब में सबसे कम आईई इन्हीं की है। ये वो एलिमेंट है, ये उस तरह के एलिमेंट है जिसको चूल्हे पे बैठाते भी नहीं है। ये जैसे ही चूल्हे के पास ले जाते हैं बोलता ले ले भाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसको मालूम है आगे वालों ने लास्ट में इलेक्ट्रॉन तो दिए, बैठ के दिए, क्या मतलब निकला? तो ये पास में ले जाते ही बोलता ले ले भाई ले ले, कोई बात नहीं, देना तो ही है लास्ट में, तो पहले ही ले ले, कोई बात नहीं, गर्म क्यों करवाना जबरदस्ती। तो जब इन्होंने
इन्होंने चूल्हे के पास जाके इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब इनको एनर्जी रिक्वायर्ड बहुत कम थी, तो ये आसानी से धूप में बैठकर भी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ले लो, गर्म करने की कोई जरूरत नहीं है ना, जबरदस्ती लाल पीले हो जाए क्या मतलब है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो कौन दिखाएगा, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब आप देखो ये दो पेयर जो बताए थे, बेरिलियम मैग्नीशियम, ना तो वो दिखा रहा है ना ये दिखा रहा है, और वो ये भी दिखाएंगे ये भी दिखाएंगे। स्टेटमेंट बोल रहा हूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, लिखिएगा only potassium, rubidium and cesium, only potassium, rubidium and cesium show photoelectric effect. Only potassium, rubidium and cesium show photoelectric effect. है ना, रीजन आपको पता है क्या रीजन है बेटा, ड्यू टू देयर लो IE वैल्यूज, है ना। और अगला स्टेटमेंट लिखे इसमें, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसको यूज करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल में। और फोटो इलेक्ट्रिक सेल की अगर मैं बात करूं तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल में वैसे तो आप पोटेशियम भी यूज कर सकते हो, रुबिडियम भी यूज कर सकते हो, सीजियम भी यूज कर सकते हो, लेकिन सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन देता है, सीजियम। तो एनसीईआरटी में यूज लिखा हुआ है कि सीजियम इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल, सुनो पूरी बात। लेकिन कई बुक्स में दोनों लिखे हैं, सीजियम और पोटेशियम दोनों फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज होते हैं। फिर बात आती है माइंड में, सर रुबिडियम भी तो कर सकता है, बिल्कुल इसको भी कर सकते हो, लेकिन बात होती है खर्चे की। इनका जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनेगा वो खर्चा कम बनेगा और ये थोड़ा महंगा बनेगा, और अपन सस्ते में काम चलाने वाले देश है अपना, सस्ता सुंदर टिकाऊ चलता है, तो इसीलिए पोटेशियम और सीजियम को यूज करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल में। इसको भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा कॉस्टली होगा और इसीलिए उसको यूज नहीं करते मैन्युफैक्चरिंग में। तो स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, पोटेशियम एंड सीजियम आर यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। पोटेशियम एंड सीजियम आर यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। एनसीईआरटी ने इनमें से सिर्फ क्या लिखा हुआ है बेटा, सीजियम। लेकिन अगर बाय चांस ऑप्शन में सीजियम ना आए तो आप पोटेशियम भी टिक कर सकते हो, सीजियम और पोटेशियम दोनों ही ना आए तो आप रुबिडियम भी टिक कर सकते हो, डिपेंड करेगा ऑप्शन बेस, बट सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आप किसको देंगे, सीजियम को। तो ये ओवरऑल फोटो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात कर ली। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी और यहां पर आती है और वो आती है बेटा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। हेडिंग डाल लीजिएगा, 10th प्रॉपर्टी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा, फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन metals must have, for complex formation metals must have, 3 पॉइंट आएंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल, अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल, अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे हाई चार्ज, हाई चार्ज। और थर्ड पॉइंट लिखेंगे स्मॉल साइज, स्मॉल साइज। इसके बाद अगला है ना, ये पॉइंट तो हो गए, पैराग्राफ चेंज करके इसी में लिखिएगा, इन एस ब्लॉक, इन एस ब्लॉक बेरिलियम हैज, बेरिलियम हैज very high complex formation tendency. In S block beryllium has very high complex formation tendency. और उसके सपोर्ट में एक रिएक्शन यहां लिखी जा रही है, ये रिएक्शन और कुछ भी नहीं है, हमने एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में, वही लिखा गया है। देखिए इधर एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस में हमने क्या लिखा था बेटा, BeF2 प्लस 2F माइनस गिव्स BeF4 माइनस 2, और ये एग्जिस्ट कराते थे तो ये वही है BeF2, ये हो गया बेटा 2NaF और ये बन गया Na2BeF4। तो ये एक रिएक्शन उसको लेकर लिखी गई है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स आपको लिखाए गए इसको सुन लेना, समझ लेना एक बार। सबसे पहली बात, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी पे अभी हम ज्यादा डिटेल में ज्यादा बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि पूरा एक चैप्टर आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और आप जानते हो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या होता है,
कि आप जब कॉम्प्लेक्स का बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हो तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है MLX टाइप का, जहां पर एल का मतलब क्या होता है बेटा लिगेंड, और एम का मतलब क्या होता है मेटल। लिगेंड लोन पेयर देता है और मेटल लोन पेयर लेता है। अगर मेटल को लोन पेयर लेना है तो मेटल के पास डब्बा खाली होना चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी जो है, पहला जो बेसिक पॉइंट है कि मेटल के पास वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल होना चाहिए। क्या बेरिलियम के पास वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है? है। दूसरी बात, मेटल का चार्ज ज्यादा होना चाहिए। चार्ज ज्यादा होने से क्या होगा? लिगेंड आसानी से अट्रैक्ट होगा। लिगेंड आसानी से अट्रैक्ट होगा तो कॉम्प्लेक्स आसानी से बनेगा। और तीसरी बात, साइज मेटल का छोटा, क्योंकि साइज छोटा तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। ये पॉइंट है। हम लोग जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते तो एक जनरल मिसकॉन्सेप्शन होता है बच्चों का कि ये जो मेटल दिखता है, हम लोग पूरे सिलेबस में जब पढ़ेंगे तो हम डी ब्लॉक का कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं, पूरे चैप्टर में ही डी ब्लॉक का कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं। तो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि कॉम्प्लेक्स सिर्फ डी ब्लॉक बनाता है, तो ऐसा नहीं है। कॉम्प्लेक्स कोई भी मेटल बना सकता है, चाहे वो एस ब्लॉक का हो, चाहे वो पी ब्लॉक का हो, चाहे वो डी ब्लॉक का हो, चाहे वो एफ ब्लॉक का हो। बट हमारे सिलेबस में डी है, इसीलिए हम डी के बारे में पढ़ते हैं। और यही समझाने के लिए यहाँ लिखाया गया कि बेरिलियम की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी एस ब्लॉक में सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बेरिलियम का साइज पूरे एस ब्लॉक में सबसे ज्यादा, और चार्ज डेंसिटी बेसिकली बात करूं तो सबसे ज्यादा है बेरिलियम की। तो ये अपने जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी ये कंप्लीट होती है। कॉपी बंद कर लो। कॉपी बंद करें, सुने ध्यान से। अब जितनी भी प्रॉपर्टीज आज पढ़ी हैं उसको फटाफट एक बार रिवाइज कर देना। मैंने बोला था जो भी हमने पढ़ा है लास्ट में उसको 5 मिनट मुश्किल से लगते रिवाइज करने में, तो देख लीजिएगा। सबसे पहले बात कर रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट कौन है? लास्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन एस सबशेल। दूसरा पॉइंट, एस ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS1 to 2। एस ब्लॉक में कितने ग्रुप है? 1 और 2। ग्रुप 1 को क्या बोलेंगे? अल्कली मेटल। ग्रुप 2 को क्या बोलेंगे? अल्कलाइन अर्थ मेटल विद द एक्सेप्शन ऑफ हाइड्रोजन, विद द एक्सेप्शन ऑफ बेरिलियम। ग्रुप 1 का जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS1। ग्रुप 2 का कौन रेडियो एक्टिव है? कौन रेडियो एक्टिव है? इमेजिन करते जाओ। ये बैग पैक करना बाद में करना बेटा, कुछ नहीं होगा इससे। सुन ले, समझ ले, तो बैग ही पैक करते रह जाओगे 2 साल और। सुनो ध्यान से, है ना? समझ में आया क्या पढ़ा है? मजा आया कि समझ भी आया? दो अलग बात होती है। तुम्हें का मजा बहुत चीजों में आता पर समझ कुछ भी नहीं आता। समझ आया? मजा भी आया। अब इसको अगर अभी भी नहीं समझ आया तो फिर तो झिंगा लाला है फिर वो। ठीक है, ध्यान सुने। ग्रुप 1, ग्रुप 2, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 NS2, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 1 की +1, ग्रुप 2 की। यहां पर अगर हम लोग बात करें तो मैग्नेटिक नेचर, एटॉमिक फॉर्म में पैरा, एक अनपेयर्ड है। NS2 डाया, आयनिक में डाया, आयनिक में डाया, डाया ही रहेगा। साइज का ऑर्डर याद करिए, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट साइज कम होगा। जिग जैग उल्टा। सबसे छोटा, सबसे बड़ा। जो छोटा होगा वो हार्ड होगा, हार्ड होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, जो बड़ा होगा वो सॉफ्ट होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम। ग्रुप 1 में याद करिए, लिथियम से सीजियम जा रहे, छोटा है तो हार्ड है, हार्ड है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, बड़ा है तो सॉफ्ट है, सॉफ्ट है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम। क्या ग्रुप 1 के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में कोई एक्सेप्शन है क्या? नहीं। नॉर्मल ऑर्डर है, डिक्रीजिंग है, खत्म बात। ग्रुप 2 पे आइए। छोटा कौन है? बेरिलियम। बड़ा कौन है? बेरियम। छोटा है तो हार्ड है, बड़ा है तो सॉफ्ट है। डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए था, पर क्या एक्सेप्शन है क्या? यस। ग्रुप 1, ग्रुप 2 या कोई भी हो, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किससे सॉल्व करोगे? मास से या साइज से? साइज से। अब आप याद करिए ग्रुप 2 के मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या था? बेकार सर बालन मांगे। एक तरफ बे, एक तरफ मांगे। छोटा कौन है? बेरिलियम। छोटा है तो हार्ड है, हार्ड है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, बड़ा है तो सॉफ्ट है, सॉफ्ट है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम। ऑर्डर बन गया। आगे बढ़ जाते हैं कंडक्टिविटी के ऊपर। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास कंडक्टिविटी इसकी ज्यादा। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन, क्या दोनों को साथ में लगा सकते क्या? डोमिनेटिंग फैक्टर मास। अच्छा, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मास बढ़ेगा, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मास बढ़ेगा। जनरली डाउन द ग्रुप जाने पर डेंसिटी बढ़नी चाहिए। ग्रुप 1 में एक्सेप्शन है क्या? क्या एक्सेप्शन है? लीक ना रब से ऑर्डर बढ़ता हुआ है मास से। ग्रुप 2 का ऑर्डर कार, मांगे, ब्यूटीफुल, सरिता, भाभी, ऑर्डर इंक्रीजिंग है मास के हिसाब से, ऑर्डर बन जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद फ्लेम टेस्ट के ऊपर आए। फ्लेम टेस्ट में आपको बोला फ्लेम कौन से, फ्लेम टेस्ट कौन से फ्लेम पे दिखाएगा? ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। कौन कौन फ्लेम टेस्ट नहीं दिखाते? बेरिलियम और मैग्नीशियम। अच्छा, बेरिलियम मैग्नीशियम के अलावा
क्यों ये फ्लेम टेस्ट नहीं दिखाते, इसका कारण क्या बोला था, इनका आईई सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। दो पेयर बताए ग्रुप 1, सॉरी पूरे एस ब्लॉक में पहला पेयर कौन है, बेरिलियम मैग्नीशियम, कई सारी प्रॉपर्टी सेम। पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, कई सारी प्रॉपर्टी सेम। क्या बेरिलियम मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट दिखाते क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं। सीजियम रुबिडियम सीजियम और पोटेशियम फ्लेम टेस्ट भी दिखाएंगे और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी दिखाएंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो यही दिखाएंगे। अब आते हैं फ्लेम टेस्ट के कलर्स पे। बेरिलियम मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट नहीं दिखा रहा, इधर देखिए, पोटेशियम रुबिडियम सीजियम कौन सा कलर, वॉयलेट, ऊपर येलो, ऊपर रेड। लिथियम क्रिम्सन रेड, नाग नागी, सोडियम गोल्डन येलो, पोटेशियम वॉयलेट, रुबिडियम रेड वॉयलेट, सीजियम ब्लू वॉयलेट। याद आ रहा है। आगे आइए, बेरिलियम मैग्नीशियम नहीं दिखा रहे, कैबरे कैल्शियम ब्रिक रेड, सरदार स्ट्रॉन्शियम डार्क रेड या सरकार स्ट्रॉन्शियम क्रिम्सन रेड, और लास्ट में बापजी बेरियम एप्पल। जाओ रिवाइज कर लेना इसको 5 मिनट और, है ना, 2-3 बार ऐसे रिवाइज कर लोगे तो बेटा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा।